हेलो नमस्कार वंदकम सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट पे। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड फॉर फिजिक्स का टॉपिक वेक्टर्स। वेक्टर्स जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि वेक्टर की नॉलेज अगर आपको है तो हो सकता है कि फिजिक्स का कोई क्वेश्चन अगर आपसे कंसेप्ट से ना हिले तो आप उस क्वेश्चन को वेक्टर से हिला सकते हो, है ना। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन देखा था, वो क्वेश्चन जो था वो आपके क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर था। बट अगर किसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक की नॉलेज जीरो है और वेक्टर की फुल नॉलेज है तो वो पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या कर ले जाएगा, बना ले जाएगा। तो यही चीज मैं आपको बोल रहा हूं कि वेक्टर आपको अपने फिजिक्स में पूरा का पूरा लगता हुआ दिखेगा। हो सकता है फिजिक्स की नॉलेज हुए बिना आप वेक्टर की नॉलेज से पूरे क्वेश्चन को क्या कर दो, उड़ा दो। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे डॉट प्रोडक्ट को। किसको स्टार्ट करेंगे भाई? डॉट प्रोडक्ट को स्टार्ट करेंगे। अच्छा, आपको पता है कि नीट के लिए मैग्नेट ब्रेन्स ने आपके लिए एक मॉड्यूल बनाकर रखा हुआ है जहां पर हम आपको टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन देते हैं, उसके बाद उसका डीपीपी देते हैं। वो डीपीपी आपको कहां से डाउनलोड करनी है? magnetbrains.com की वेबसाइट से डाउनलोड करनी है। अगर आपको क्वेश्चन बन जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं बनते हैं तो उसका डीपीपी का वीडियो सोल्यूशन भी आपके सामने आ जाता है। हम आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी कराएंगे, हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराएंगे, डाउट सॉल्विंग सेशन होंगे, वीकली इंटरैक्टिव सेशन भी हम रखेंगे जहां पर हम आपकी इच्छाएं जानेंगे, आपसे बातें करेंगे और कुछ गाइडेंस भी आपको प्रोवाइड करेंगे। चैप्टर वाइज क्या होगा, आपको जैसे जैसे आप एग्जाम को अप्रोच कर लोगे वन शॉट रिवीजन आपको दिया जाएगा और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आपको दी जाएगी ताकि आपको ये पता चले कि आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कितनी सही डायरेक्शन में जा रही है। चलिए, इससे पहले कि आज के लेक्चर को स्टार्ट करें, ये मॉड्यूल क्यों जरूरी है? मॉड्यूल इसलिए जरूरी है क्योंकि आप जो पढ़ते हो, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, एक बेस नॉलेज होना बहुत जरूरी है, एक बेस स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो वही बेस स्ट्रांग कौन करा रहा है? मैग्नेट ब्रेन्स आपका करा रहा है। आई मेरी बात समझ में? जी सर। चलो भाई, तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हमें पढ़ना है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी कि हम प्रोडक्ट कराएंगे दो वेक्टर्स के। क्या कराएंगे? प्रोडक्ट कराएंगे दो वेक्टर्स के। अच्छा, दो वेक्टर के प्रोडक्ट कराने से पहले हम ये जान लेते हैं कि भैया अगर किसी वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर से कराया जाए तो क्या होगा। क्या? अगर किसी वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर से कराया जाए तो क्या होगा? पहला पॉइंट है ना, थोड़ा मोटा हो गया है पेन, पेन थोड़ा सा पतला करेंगे, थोड़ा सा पतला करेंगे। चलिए, हाँ, तो पहला पॉइंट ये है कि अगर आपके पास कोई ए वेक्टर है ना, और एक कांस्टेंट है के, आप क्या कर रहे हो, एक नया वेक्टर बनाना चाहते हो, या मेरे को नहीं पता क्या बनने वाला है, मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इस के को मल्टीप्लाई करना चाहता हूं ए वेक्टर के साथ और मैं जानना चाहता हूं कि रिजल्ट में क्या आएगा, एक स्केलर क्वांटिटी आएगी कि एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। देखो, मुझे अभी नहीं पता, लेकिन मैं ये जानता हूं कि अगर ए वेक्टर की वैल्यू मैं आपको दे दूं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये मैंने आपको दे दी, और मैंने आपको एक k की वैल्यू दे दी कि लो यार सुनो, k की वैल्यू 2 है, तो क्या आप k इंटू ए वेक्टर निकाल सकते हो? आप बोलोगे सर बहुत आसान सा लग रहा है, मेरा दिल ये बोल रहा है, मुझे अभी कोई भी नॉलेज नहीं है ना, आपने मुझे अभी कुछ बताया है, लेकिन मेरा दिल ये बोलता है कि इस 2 को मैं क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं। तो जैसे ही आप इस 2 को मल्टीप्लाई करते हो तो ये 4i कैप 6j कैप एंड 8k कैप बन जाता है। हाँ कि ना? हाँ सर। हाँ कि ना? हाँ सर। तो मैं आपको यही बोल रहा हूं कि हम जब एक कांस्टेंट को, एक स्केलर को बोलूं मैं, एक स्केलर को हम एक वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें एक नया वेक्टर मिल रहा है जिसको मैं बी वेक्टर बोल रहा हूं। तो अगर आप एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करो तो आपको हमेशा क्या मिलता है? एक वेक्टर मिलता है। ये बात आपको क्लियर हो गई है? स्केलर इंटू वेक्टर, स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आपको क्या मिलने वाला है? वेक्टर मिलने वाला है। ठीक है ना? पक्का? सर मैं इसको हमेशा बोल सकता हूं? अरे भैया मैंने बोल दिया ना। अरे इतनी पतली नहीं, इतनी पतली नहीं चलेगी, थोड़ी सी मोटी करनी पड़ेगी। हाँ, मैंने बोला ना कि स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो वेक्टर ही बनना है। इसको आसान शब्दों में अगर मैं बोलना चाहूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि बी वेक्टर जो मिला है आपको के टाइम्स ऑफ ए वेक्टर करने से, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड के टाइम्स हो गया है ना, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया है? के टाइम्स हो गया है। मैग्नीट्यूड इज के टाइम्स ऑफ ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का के टाइम्स हो गया है आपके बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अगर मैं क्या करूं, मैं ए वेक्टर को डिवाइड कर दूं किससे? के से, एक कांस्टेंट क्वांटिटी यानी कि एक स्केलर से डिवाइड कर दूं तो भी मुझे एक नया वेक्टर मिलता है। मान लीजिए इसको मैंने बोला बी डैश वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ये भी आपको एक वेक्टर मिलेगा, ये भी एक वेक्टर मिलेगा, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा?
मैग्नीट्यूड ऑफ 1/k टाइम्स ऑफ ए। अब मैग्नीट्यूड क्या कर गया भाई, 1/k टाइम्स हो गया, लेकिन क्वांटिटी अभी जो मिली है नहीं, वो भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी ही है। अच्छा, अगर याद करो बचपन का समय थोड़ा सा, कि हमारा जो फोर्स होता था वो क्या होता था, मास इनटू एक्सेलरेशन होता था। क्या ये जो फोर्स है, क्या ये एक वेक्टर क्वांटिटी है? सर बिल्कुल। क्या ये एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है? हाँ सर। क्या ये जो मास है ये क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है सर। तो अगर आप एक स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको क्या मिल रही है, एक वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है। सेम अगर हम बात करें किसकी, मोमेंटम की, किसकी बात करें, मोमेंटम की। अभी आपने ये सब पढ़ा नहीं है, मैं जानता हूं कुछ बच्चों को इसके बारे में सब कुछ नॉलेज होगी और कुछ बच्चों को बिल्कुल भी नहीं होगी, कुछ बीच के भी होंगे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल पकड़ कर चल रहे हैं बेस अपना। तो जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। अब आप देख सकते हैं ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इस वेक्टर क्वांटिटी को किससे मल्टीप्लाई किया गया है, एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया गया है। तो अगर आप स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो अल्टीमेटली आपको एक वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है। सेम केस है डिवाइड करने में भी। अच्छा सर, अगर मैंने इस वेक्टर में ये 2 मल्टीप्लाई किया है, या मैं आपसे बोलूं आपने ये जो एक्सप्रेशन लिखा है सर, बी वेक्टर इज k टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, तो जो नया वेक्टर आपको मिला है, क्या मैं बोल सकता हूं कि वो पुराने वेक्टर के पैरेलल ही होगा? हाँ, पैरेलल ही होगा, पैरेलल ही होने वाला है, ये बात पक्की है। कोई उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं कर देगा, ये क्या हो जाएगा भैया, पैरेलल ही रहेगा बी वेक्टर ए वेक्टर के। ठीक है, सिमिलरली यहां पर भी आपका जो बी डैश वेक्टर है वो ए वेक्टर के क्या रहने वाला है, पैरेलल ही रहने वाला है। ठीक है ना, कोई टेंशन दिक्कत नहीं। तो अगर आपने मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बाय स्केलर पढ़ लिया है तो अब आप आ जाइए वेक्टर और वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन पे। ठीक है, तैयार हैं आप? सर बिल्कुल तैयार हैं, हम तो बॉर्न तैयार है सर, बॉर्न तैयार। चलो, तो मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर और एक वेक्टर है बी वेक्टर। अब मैं देखिए इनके बीच में ना क्रॉस साइन लगा रहा हूं ना डॉट साइन लगा रहा हूं। ठीक है ना, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि इन दोनों वेक्टर्स को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो इनको मल्टीप्लाई करने के 2 रिजल्ट्स हो सकते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद के 2 रिजल्ट्स हो सकते हैं, एक रिजल्ट ये और एक रिजल्ट ये। क्या रिजल्ट, क्या रिजल्ट? सर पहला रिजल्ट ये होगा कि हो सकता है कि इन दोनों वेक्टर्स को जब मैं मल्टीप्लाई करूं या इनका प्रोडक्ट लूं तो हो सकता है कि मुझे कौन सी क्वांटिटी मिले, एक स्केलर क्वांटिटी मिले। क्या मिले, एक स्केलर क्वांटिटी मिले। लेकिन अगर मैं दूसरे तरीके से सोचूं तो हो सकता है मुझे एक वेक्टर क्वांटिटी में मिल जाए, है ना। मैं ऐसे पार्शियल क्यों सोचूं, बायस होकर क्यों सोचूं भाई, दोनों चीजें मिल सकती है मुझे। हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हो आप कि आपको एक स्केलर क्वांटिटी भी मिल सकती है और एक वेक्टर क्वांटिटी भी मिल सकती है। ठीक है, तो अगर 2 वेक्टर के प्रोडक्ट से आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिल रही है तो आप उसको बोलते हो कि आपने क्या किया है, डॉट प्रोडक्ट किया है। आपने क्या किया है, डॉट प्रोडक्ट किया है। और आप कौन सा सिंबल का यूज करते हो, डॉट सिंबल का यूज करते हो। सिमिलरली अगर 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको एक वेक्टर क्वांटिटी मिली है तो आप बोलते हो आंख बंद करके कि आपने क्या किया है भाई, ये तूने क्या किया, क्रॉस प्रोडक्ट किया है भाई। उन दोनों वेक्टर के बीच में मैंने क्रॉस प्रोडक्ट किया है। अगर स्केलर क्वांटिटी मिल रही है तो आपको पता है डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, बट अगर वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों से लेना देना है। कोई एग्जाम्पल है सर आपके पास? एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं मेरे दिमाग में, आइए बात करते हैं। अगर आपको याद हो थोड़ा सा या नहीं भी याद हो तो मैं आपको याद दिलाता हूं। हमारा जो वर्क होता है भाई, वर्क क्या होता है, एफ डॉट डी एस। हाँ कि ना, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। अरे ये दोनों क्या है, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जैसे ही आप इनको मल्टीप्लाई करते हो आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। क्यों? क्योंकि आपने इनके बीच में क्या कराया है, डॉट प्रोडक्ट कराया है। आपने इनके बीच में क्या कराया है, डॉट प्रोडक्ट कराया है। सिमिलरली अगर आपको और थोड़ा सा आइडिया नहीं भी है तो मैं आपको बता रहा हूं, पावर का फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो वो होता है एफ डॉट वी। इसमें फिर ये दोनों क्या है भाई, वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन इनके डॉट प्रोडक्ट से आपको क्या मिल रही है, एक स्केलर क्वांटिटी मिल रही है। अगेन ये क्या है भाई, एक डॉट प्रोडक्ट। बीच में मैंने डॉट लगाया, उसी से एरो बना रहा हूं। ठीक है ना, ये डॉट है, ये भी डॉट है। पक्का 100%? हाँ सर 100%। ठीक है सर, मतलब आप बोल रहे हैं तो मैं मान लेता हूं ऐसा। अच्छा सर, इसका कोई एग्जाम्पल क्रॉस प्रोडक्ट का? हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट का भी एक एग्जाम्पल है। अब वो क्या एग्जाम्पल है यार, एक बहुत प्यारी सी चीज़ है, एक बहुत प्यारी सी चीज़ है, टॉर्क।
बहुत प्यारी सी चीज है टॉर्क, टाउ वेक्टर। ये होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, है ना। ये दोनों कैसी क्वांटिटी है भाई, वेक्टर क्वांटिटी है। बट अच्छी बात यह है कि जो रिजल्ट आया है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही आई है ना। तो आप अंतर समझ रहे होंगे कि यहां पर भी हम दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहां पर भी कर रहे हैं और यहां पर भी कर रहे हैं, लेकिन जो रिजल्ट आ रहा है एक में स्केलर आ रहा है और एक में वेक्टर आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात ये याद रखेंगे, जब भी आप स्केलर प्रोडक्ट करोगे, आई कैप, जे कैप, के कैप, इनकी बात नहीं होगी। जब भी आप स्केलर प्रोडक्ट करोगे, आई कैप, जे कैप, के कैप, इनकी बात नहीं होने वाली है, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी नहीं, वैल्यू आएगी, मैग्नीट्यूड आएगा आपके सामने, तो वहां ना आई कैप लगेगा, ना जे कैप लगेगा, ना के कैप लगेगा, मतलब यहां डायरेक्शन की बात नहीं होगी, नो डायरेक्शंस, नो डायरेक्शंस, बट यहां पर होगी, ठीक है ना, पक्का। बहुत बढ़िया। क्रॉस प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा काम आपको आएगा, डॉट प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा काम आपको आएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि यही दो चीजें हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके वेक्टर्स में। है बहुत सारी चीजें भी, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आ गई है सर। चलो आगे बढ़े। चलिए भाई, इतना हमको समझ में आ गया है। नेक्स्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब हमारे पास दो वेक्टर हैं यार, और उन दो वेक्टर्स का हमको क्या कराना है, स्केलर प्रोडक्ट कराना है। तो जो अंग्रेजी लिखी है वो तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हमको जो आता है हम वो करेंगे, ठीक है ना। एक वेक्टर ए, ठीक, दूसरा वेक्टर, ये क्या किया मैंने, दूसरा वेक्टर बी। ये दूसरा वेक्टर बी, इसका कलर चेंज कर दो, रेड कर दो, नाम लिख दो इनका ए वेक्टर, बी वेक्टर। दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। इनके बीच का एंगल कितना है, इनके बीच का एंगल है थीटा, ठीक है ना। ओके सर, अगर आप ए वेक्टर क्रॉस नहीं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कर रहे हो, तो मेरी एक बात याद रखना कि अगर आप ए डॉट बी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कर रहे हो, तो एंगल आप ए से बी की तरफ देख लो। क्यों? क्योंकि जब आप कम्यूटेटिव लॉ पढ़ोगे, मैं आपको बताऊंगा वहां पर चल के, तब इन चीज़ों को डिस्कस करूंगा। जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ना, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इस थीटा की बात मैं वहां जाकर करूंगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप याद रखना कि अगर आप ए डॉट बी कर रहे हो तो आप एंगल ए से बी देख लो बस, ठीक है ना। ओके, तो भैया फॉर्मूला ये बोलता है कि ए डॉट बी इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू एंगल बिटवीन देम, कॉस का एंगल बिटवीन देम, कॉस थीटा। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं कि मॉड हटा दूं, मैं अगर इसको इस तरीके से लिख दूं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो आप घबरा मत जाना, ये और ये दोनों एक ही चीज है, ये और ये दोनों सेम चीज है, डरने वाली कोई भी बात यहां पर नहीं है। बात समझ में आई? हाँ ना? हाँ सर। चलो इसको डाल दो किसमें, डब्बे में, सोन पापड़ी के डब्बे में। चलिए बहुत बढ़िया, याद रखेंगे इस फॉर्मूले को, कुछ भी ऐसा नहीं। अंग्रेजी क्या बोल रही है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स with cosine of angle between them, cosine of angle between them. If there are two vectors a vector and b vector having angle theta between them, then their scalar product is this. कुछ बात नहीं, वही चीज जो हमने लिखी है उसको घुमा फिरा के उन्होंने बोल दिया है। इससे एक फॉर्मूला निकलकर और आता है जिसपे अथाह क्वेश्चन बन सकते हैं, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स का। क्या? एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अब ये फॉर्मूला यहीं से बन सकता है, तो मैं आपको यहीं से दिखा दे रहा हूं, आगे जहां इसके बारे में डिस्कशन होगी वहां हम देख लेंगे। चलो, क्या अगर मैं cos थीटा को इधर ही रहने दूं तो इस तरीके से फॉर्मूला बन सकता है क्या, cos थीटा इज नथिंग बट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। बस इसको भी डालो आप सोन पापड़ी के डब्बे में। मैं झुकेगा नहीं, मैं लिखता ही रहेगा, मैं पढ़ता ही रहेगा, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ेगा एक भी फॉर्मूला। इसका जिक्र जहां आएगा, जहां जरूरत पड़ेगी, मैं आपको याद दिलाऊंगा और फॉर्मूले को यूज भी करवाऊंगा, ठीक है ना। एंगल बिटवीन द वेक्टर का ये कंसेप्ट है, आगे जाके और समझोगे जब मैं आपको कार्टेशियन फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट निकालना सिखाऊंगा, तब और बात करूंगा। कॉस थीटा की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पानी वानी पीते रहो, मैं भी पानी पी लेता हूं, आओ। गला जरा नासाज चल रहा है। क्या चल रहा है? नासाज। कोई बात नहीं, आ जाइए, आगे बढ़ेंगे, हम रुकेंगे नहीं। अब आ जाता है सिग्निफिकेंस।
मतलब आप निकालना सीख गए, आपने फॉर्मूला देख लिया भैया ए डॉट बी का ये होता है, ठीक है, सब बढ़िया है। कॉस थीटा, कोई थीटा निकालने को बोलेगा, अच्छा यहां से थीटा कैसे निकलेगा भाई, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, है ना। डरना नहीं भैया, यही फॉर्मूला है। कॉस को उधर ले गया हूं मैं, थीटा मैंने इधर छोड़ दिया। ठीक है सर, ओके, वेल एंड गुड, आगे बढ़ते हैं। हमने डॉट प्रोडक्ट निकालना तो सीख लिया भाई, क्वेश्चन भी करवा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर ये सिग्निफिकेंस क्या है इसका, क्यों करते हैं हम ऐसा, हम ऐसा करते क्यों है कि हमको डॉट प्रोडक्ट निकालने की जरूरत पड़ती है। तो आइए जरा इसके बारे में बात करते हैं। देखिए मैं यहां पर आपको दो वेक्टर दिखा रहा हूं, पहले अंग्रेजी पढ़ दूं क्या। अंग्रेजी ये बोलती है कि द फिजिकल मीनिंग ऑफ द डॉट प्रोडक्ट इज दैट इट रिप्रेजेंट्स हाउ मच ऑफ एनी टू वेक्टर क्वांटिटीज ओवरलैप, कितनी क्वांटिटी वेक्टर्स की एक दूसरे से ओवरलैप करती है, ये बताने के लिए हम क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं। चलो यह है आपका ए वेक्टर, यह है आपका बी वेक्टर। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। इनके बीच का एंगल मैंने कितना बोला, थीटा बोला। अच्छा मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां जा रहा हूं, यहां बैठ रहा हूं, इधर मैं बैठा, मैंने अपनी आंखें रख दी यहां पर, है ना, मैंने अपनी आंखें रख दी यहां पर और मैंने एक टॉर्च भी रख दी। क्या कर दी, टॉर्च रख दी। टॉर्च क्या कर रही है, लाइट मार रही है। तो ये टॉर्च जब लाइट मारेगी, टॉर्च में थोड़ा और पीछे बना देता हूं ताकि और अच्छे समझ में आए आपको। ये टॉर्च मैंने यहां पर बना दी, ये मैंने टॉर्च बना दी यहां पर, है ना। अब यहां से जैसे मैंने टॉर्च बनाई तो टॉर्च क्या मारेगी भाई, लाइट मारेगी। तो जैसे ही लाइट मारेगी तो आपको ऐसा लगता है क्या कि बी वेक्टर की परछाई पड़ेगी ए वेक्टर पर, हाँ आपको ऐसा लगता है क्या कि बी वेक्टर की कुछ परछाई जो होगी वो ए वेक्टर पर पड़ेगी। बिल्कुल सर मुझे ऐसा लगता है। मैंने कहा अच्छा कितनी पड़ेगी ये बता सकते हो, हम बोला बहुत आसानी से सर, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो होगी ये बी वेक्टर की, ये जो होगी ये बी वेक्टर की परछाई होगी। देखो तुम लोग ना वहां से घर से बैठे बैठे ना मुझे गाली मत दो, देखो तुम लोग, है ना। चलो तो ये बी वेक्टर की यहाँ परछाई पड़ेगी और वो कितनी पड़ेगी सर, हम सब कुछ सीख चुके हैं, दिस इज बी कॉस थीटा। ये कितना होगा, बी कॉस थीटा। अच्छा तो हम बोल सकते हैं कि इस बी वेक्टर की क्वांटिटी बी कॉस थीटा है जो क्या कर रही है, ए वेक्टर के साथ ओवरलैप कर रही है। यही बात समझ में, नहीं सर नहीं समझ में, कोई बात नहीं, दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं फिर वापस मैं एग्जाम्पल पे आऊंगा, ठीक है ना। ये आपके पास एक फ्लोर है, क्या है, ये आपके पास एक फ्लोर है, ठीक है ना। यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है मास m का, ठीक है। ये देखिएगा, ध्यान से समझिएगा क्या बता रहा हूं। ब्लॉक रखा हुआ है मास m का, ठीक है ना। इसने कितना डिस्प्लेसमेंट दिखा दिया है, इसने आपको s डिस्प्लेसमेंट दिखा दिया है यहां से यहां तक का। क्यों दिखा दिया है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इस पर क्या लगा हुआ है, एक फोर्स लगा हुआ है F का, एक फोर्स लगा हुआ है F का, जिसका हॉरिजॉन्टल से एंगल है थीटा। अच्छा सर ठीक है, ओके। आपको ऐसा लगता है क्या कि इस फोर्स के कारण ही ये जो ब्लॉक है ये S डिस्प्लेसमेंट शो करके यहां तक पहुंचा होगा। जी सर मुझे ऐसा लगता है। अच्छा मैं इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट करता हूं। मैं ये बोलूंगा कि इस फोर्स F का एक कंपोनेंट होगा F cos थीटा जो x डायरेक्शन में होगा, और एक कंपोनेंट होगा F sin थीटा जो y डायरेक्शन में होगा। एक कंपोनेंट होगा F sin थीटा जो y डायरेक्शन में होगा। मानते हो या नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं सर। अब देखो आपको अभी कुछ भी नॉलेज नहीं है डॉट प्रोडक्ट का, मैं आपसे ये बात कह रहा हूं, आपको कुछ भी नहीं, अभी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। लेकिन आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, आप मुझे ये बताइए कि इस ब्लॉक को मूव कराने के लिए, यहां से यहां S डिस्प्लेसमेंट देने के लिए इस फोर्स का कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा? आपको क्या लगता है, आपका मन क्या बोलता है? तो मुझे पता है अभी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा डॉट प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन आपका मन उछल उछल कर ये बोल रहा होगा कि बेटे कॉमन सेंस का यूज करो, बेटे बता दो कि इस F का ये जो कॉस कंपोनेंट है ना, इसी ने क्या किया होगा, इस ब्लॉक को हिलाया होगा और S डिस्प्लेसमेंट दिलाया होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही, मैंने कहा बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट के अंदर, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में इस F फोर्स की भी कुछ परछाई पड़ रही है, जिसके कारण ये ब्लॉक मूव कर रहा है। अरे हाँ कि ना, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन पे, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के अलोंग ही इस F फोर्स की कुछ परछाई पड़ रही है जो F cos थीटा है, जो क्या कर रही है, इस ब्लॉक को मूव करा रही है। तो यही चीज अंग्रेजी में बोली गई है। द फिजिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट इज दैट इट रिप्रेजेंट्स हाउ मच ऑफ एनी टू वेक्टर क्वांटिटीज, हाउ मच ऑफ एनी टू वेक्टर क्वांटिटीज
ओवरलैप, कितनी परछाई एक दूसरे से ओवरलैप कर सकती है। अब अगर आपको मैं बता दूं तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ डॉट एस, यानी कि एफ एस कॉस थीटा, यानी कि आप इसको लिख सकते हो एफ कॉस थीटा इंटू एस। ये देखो परछाई पड़ गई ना, समझे कि नहीं समझे? ये होता है सिग्निफिकेंस इसका डॉट प्रोडक्ट का। तो सर हमेशा परछाई बी वेक्टर की ही पड़ेगी क्या ए वेक्टर पे? ऐसा जरूरी है क्या? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, अभी आपको समझाता हूं। चलिए, तो हम यहां पर थे, मैंने आपको बोला था कि अगर आप यहां बैठो अपनी आंख रखकर और यहां पर एक टॉर्च से लाइट मारो तो इस बी वेक्टर की कुछ परछाई पड़ेगी क्या ए वेक्टर के अलोंग? हाँ, आपने बोला बी कॉस थीटा पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है, तो मतलब बी क्वांटिटी के अंदर बी कॉस थीटा वो पार्ट है जो ए के साथ ओवरलैप कर रहा है। अच्छा, तो हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं क्या? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। ये क्या है? दिस इज द कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। हाँ, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? ए बी कॉस थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? ए इंटू कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। बोल सकते हैं क्या? बताओ मुझे। अरे बोल सकते हैं क्या? हाँ सर बोल सकते हैं ना, बिल्कुल बोल सकते हैं, है ना। मतलब बी की इतनी परछाई है जो ए पर पड़ रही है, दिस इज डॉट प्रोडक्ट। लेकिन सर आपने तो यहां हमें बताया कि कॉस थीटा खिसक कर एफ के साथ भी लग सकता है, तो इसका मतलब है ये कॉस थीटा खिसक कर ए के साथ भी तो लग सकता है। बिल्कुल सही, अरे बिल्कुल सही, बहुत अच्छा पकड़ा, बहुत अच्छा पकड़ा आपने। देखो अब इसी चीज को हम दूसरे तरीके से समझते हैं। देखो भाई फटाफट, क्या है भाई, इसको मैंने एक्सटेंड किया पीछे की तरफ, है ना, और एक परपेंडिकुलर बनाई। क्या बनाई भैया? एक परपेंडिकुलर बनाई। ध्यान से देखना क्या होने वाला है। ये था आपका बी वेक्टर, ये था एंगल थीटा और ये था ए वेक्टर। अभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि सर यहाँ पर आपने कॉस थीटा बी के साथ जोड़ दिया, बट यहाँ पर आपने कॉस थीटा एफ के साथ जोड़ा है। तो मेरे दिमाग में ऐसा आ रहा है कि सर क्या हम इस कॉस थीटा को ए के साथ भी जोड़ सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल जोड़ सकते हो, आप बिल्कुल जोड़ सकते हो। अच्छा, तो ए वेक्टर का एक कंपोनेंट ये होगा क्या? मुझे बताओ, ए वेक्टर का एक कंपोनेंट ये होगा? हाँ सर ये होगा। अच्छा, दूसरा कंपोनेंट? सर दूसरा कंपोनेंट ये होगा, दूसरा कंपोनेंट ये होने वाला है। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया, नाम दे दो। तो दिस इज ए साइन थीटा एंड दिस इज ए कॉस थीटा। मानते हो कि नहीं मानते? सर बिल्कुल मानते हैं। अब आपको क्या लग रहा है? अब मुझे ये लग रहा है सर कि बी वेक्टर पर परछाई पड़ रही है ए वेक्टर की, और वो कितनी है? ए कॉस थीटा। मतलब ए वो क्वांटिटी है जिसके अंदर ए कॉस थीटा उतनी प्रॉपर्टी है, उतनी क्वांटिटी है जो बी के साथ ओवरलैप कर रही है। अरे भैया ए की इतनी परछाई बी पर पड़ रही है, यही तो इसका मतलब है। यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज नथिंग बट ए कॉस थीटा इंटू बी, यानी कि कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर along बी वेक्टर इंटू बी। सही लिखा मैंने? यहां पर मैंने क्या लिखा था? कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलॉन्ग ए वेक्टर इंटू ए, और यहां मैंने लिखा है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलॉन्ग बी वेक्टर इंटू बी। कुछ भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। आई बात समझ में? हाँ सर। तो ये होता है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। हम एक दूसरे की कितनी क्वांटिटी, दो वेक्टर्स की कितनी क्वांटिटी एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रही है, ये जानना चाहते हैं। शक्ति प्रदर्शन होता है, शक्ति प्रदर्शन होता है। देखो अगर इस एफ का ज्यादा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होता, इस एफ का ज्यादा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होता तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होता, और अगर इस एफ का कंपोनेंट कम होता है इस डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट कम होता है। शक्ति कम लगती है इस डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट कम होता। आई मेरी बात समझ में? हाँ, बस खत्म। आप बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे कि डॉट प्रोडक्ट क्यों करते हैं, क्या उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट इज स्पेशल केसेस। भाई आ जाओ, इंपॉर्टेंट है, जो मेन चीज है वो यही है, मतलब जो सार है वो यही है। समझ रहे हो? चाशनी हम देख चुके हैं, लेकिन अब रसगुल्ला आ गया, रसगुल्ला आपको खाना है, उसको छोड़ना नहीं है। तो थीटा इज इक्वल्स टू सबसे पहले 0 डिग्री, फिर थीटा इज इक्वल्स टू पहले 0 डिग्री, 0 के बाद 180 डिग्री,
इसके ऊपर चला जाऊं क्या फिर? नहीं साहब, फिर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद थीटा लेस देन 90 डिग्री, थीटा लेस देन 90 डिग्री, और थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री। अच्छा, 90 डिग्री से ज़्यादा है लेकिन कहाँ तक होगा? 180 तक होगा। ऑब्वियस सी बात है ना। अरे आपको पता है ना, थीटा की जो वैल्यू होती है वो लाया करती है 0 से 180 के बीच में, 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में। क्लियर है? चलो बात करते हैं पहला, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री की। कौन सा कलर यूज कर लो जो मस्त लगे? चलो, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक वेक्टर ये है A और दूसरा वेक्टर है ये B, है ना। इनके बीच का एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया। तो मतलब A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज नथिंग बट, यहां पर मैं वो लगा दूं क्या? एरो। यहां पर मैं एरो लगा देता हूं, तो ये हो जाएगा A B cos 0, cos 0 हो जाएगा 1, तो आ जाएगा आपका डॉट प्रोडक्ट कितना? A इंटू B। और आपको ऐसा नहीं लगता कि ये मैक्सिमम वैल्यू होगी डॉट प्रोडक्ट की? क्या ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी डॉट प्रोडक्ट की? बिल्कुल होगी सर। यहाँ पर मैंने वो लगाया है, क्या बोलते हैं इसको, ब्रैकेट हटा देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो। A B मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट। इससे ज्यादा नहीं हो सकती क्योंकि भैया cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू ही 1 जाती है। दूसरा है थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका क्या मतलब हुआ? एक वेक्टर ऐसा है और दूसरा वेक्टर ये है, तो इनके बीच का एंगल कितना बन गया है? 180 डिग्री। एंटी पैरेलल वेक्टर्स भी इनको बोला जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू AB cos 180 डिग्री, ठीक है। cos 180 की वैल्यू हो जाती है -1, यानी कि जो रिजल्ट आएगा वो आएगा माइनस ऑफ AB। यानी कि ये क्या है? ये है मिनिमम वैल्यू। क्या ये वैल्यू मिनिमम नहीं है? बिल्कुल सर, मिनिमम वैल्यू है। मिनिमम वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ऑफ डॉट प्रोडक्ट कितनी मिनिमम हो सकती है वैल्यू? माइनस ऑफ AB। नेक्स्ट थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। फिजिक्स के भतेरे कंसेप्ट आपको इसी पर्टिकुलर केस से निकलकर मिलेंगे। भतेरे कंसेप्ट नहीं, भतेरे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इसी पर्टिकुलर केस से। अच्छा, अगर ये 90 डिग्री हो गया थीटा, तो A वेक्टर डॉट B वेक्टर, हाँ वही जो आपका दिल चीख चीख कर बोल रहा है वही होने वाला है। cos 90 उड़ जाएगा और 0 हो जाएगा। तो अगर cos 90 उड़ के 0 हुआ तो पूरा का पूरा A वेक्टर डॉट B वेक्टर किसके बराबर हो गया भाई? 0 के बराबर हो गया। A वेक्टर डॉट B वेक्टर किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर हो गया। इसको पता है क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स वेनिशेस। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर वेनिशेस। यहां पर लिखेंगे हम डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स वैनिश, है ना। क्या कर गए हैं? वैनिश हो गए हैं। कभी अंग्रेजी में ऐसा लिखा हुआ आ जाए तो समझ जाना कि डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया है। इसका ये मतलब हुआ साफ साफ और प्यारे क्यूट से शब्दों में कि A वेक्टर एंड B वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बात खत्म। अब वो क्वेश्चन बनाता है कि भाई बताओ ये वेक्टर इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है क्या? ये वेक्टर इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है क्या? तो कैसे पता करोगे? डॉट प्रोडक्ट करा के। भैया कैसे पता करोगे? डॉट प्रोडक्ट करा के पता करोगे। और अगर बोल देगा कि डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो खुद ही समझ जाना कि भैया दोनों जो वेक्टर्स हैं वो आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। बहुत बढ़िया। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। प्लीज 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 इसको बहुत ध्यान से दिमाग में रखिएगा। ये वाले केस में आप देख रहे हो जब थीटा 0 डिग्री होगा तो आपका डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम वैल्यू पे जाएगा। जब आपका थीटा 180 डिग्री पे होगा तो आपका डॉट प्रोडक्ट मिनिमम पर जाएगा। ठीक है? टेढ़ा क्यों हो रहा है बेटा? ए बेचे छेड़े छोड़ी ना होना बेचे। हाँ ठीक है। चलो, अगर ये हुआ तो इसका मतलब ये है कि आपका जो डॉट प्रोडक्ट है वो वैनिश हो गया है, यानी कि दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं। चलो भाई नेक्स्ट पे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? देखिए यार, आपको ये बात पता है कि जो दो वेक्टर्स हैं उनके बीच का एंगल मिनिमम हो सकता है 0, मैक्सिमम हो सकता है 180। मतलब आप
फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट आगे आगे जाने वाले नहीं हो, ठीक है। ओके, जब थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होगी, यानी कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाओगे। अरे भैया, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, है ना। जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम होगी तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाओगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम होगी तो कॉस थीटा क्या होगा भाई? पॉजिटिव वैल्यू देगा। क्या देगा? पॉजिटिव वैल्यू देगा। और ए और बी तो वैसे भी मैग्नीट्यूड है तो इनकी वैल्यू पॉजिटिव ही रहने वाली है। तो इसका मतलब ये है कि आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या मिलने वाला है? पॉजिटिव मिलने वाला है। सिमिलरली अगर आप थीटा लेस देन 90 डिग्री की बात करो, ग्रेटर देन 90 डिग्री की बात करो, यानी कि आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस आके नेगेटिव हो जाता है। आओ संतोष तिवारी कोचिंग से याद रखना, बेसिक मैथ्स में आपको मैंने पढ़ाया है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, और ये थीटा हो जाएगा क्या? नेगेटिव। थीटा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज नथिंग बट नेगेटिव आ जाएगी वैल्यू। अब नेगेटिव में कितनी आएगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी। तो इसको भी हम क्या करेंगे भैया? सोन पापड़ी के डब्बे में पैक कर देंगे, ठीक है ना। तो ये आएगा रिजल्ट। जब थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री होगी तो ये आएगा रिजल्ट। समझ गए? देखो कितनी सारी चीजें आपको एक स्लाइड में मिल गई है। सबको मैंने क्या कर दिया है? मिठाई के डब्बे में पैक भी कर दिया है। फटाफट आप नोट्स बना लो इसके, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, क्लियर? नेक्स्ट, अरे क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? चलिए भैया प्रॉपर्टीज पे आ गए। अब किस पे आ गए? प्रॉपर्टीज पे आ गए। क्या बोल रही है प्रॉपर्टीज? इट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। किसकी बात कर रहे हैं हम? स्केलर प्रोडक्ट की। स्केलर प्रोडक्ट की ही बात हो रही है ना। इट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ मतलब अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है तो वो बराबर होगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के। सिंपल सी बात, सीधी बात, नो बकवास। ये मुझे बड़ा अच्छा लगता था, स्प्राइट का ऐड आता था, सीधी बात नो बकवास, है ना। सीधी बात नो बकवास लिख दिया मैंने। इसका क्या मतलब है? अब वही मैं याद करो, मैंने आपको कुछ बताया था शुरू में लेक्चर के कि मैं अभी आपको ये चीज़ समझा दे रहा हूँ, बाद में जाकर इसको डिस्कस करूंगा। अभी रुकना, अब भी बताओ, आप भी टिक करके देता हूँ, आप भी टिक करके देता हूँ। एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ें। दिस इज ए वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। इसको मिटा दूं? चलो, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। मैंने आपको बोला था कि जब आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करोगे, याद करो मैंने आपको बोला था एंगल आप ऐसे ले लेना, मान लेना ऐसा, आपने एंगल माना है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो आप लिखते थे इसको ए बी कॉस थीटा, ठीक है ना। अब मैंने बोला कि सुनो ना, मुझे कम्यूटेटिव लॉ प्रूव करना है, तो मैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करने वाला हूँ, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करने वाला हूँ। यानी कि मुझे बी से ए की तरफ जाना है एंटी क्लॉकवाइज, बी से ए की तरफ जाना है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये मैं घूमकर एंटी क्लॉकवाइज आ गया। वैसे अगर नहीं भी बताऊंगा तो कुछ काम, मतलब कुछ ऐसा आपका जिंदगी से चला नहीं जाएगा। अगर आपको इतना भी पता है तो बस वेल एंड गुड, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब आप बी वेक्टर से ए वेक्टर की तरफ आओगे तो आप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो, तो अब आपका ये थीटा हो जाएगा, और ये कितना होगा? 360 माइनस थीटा। मानते हो कि नहीं? तो आप यहाँ क्या लिखोगे? ए बी कॉस 360 माइनस थीटा। अब 360 माइनस थीटा यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस होता है पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ए बी कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि cos 60 माइनस थीटा इज नथिंग बट cos थीटा। बचपन टेक्निकल बचपन में हमने पढ़ा था ये सब, जब आपको मैथ्स पढ़ा रहा था ना मैं, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। पक्का? जी सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर 360 प्लस थीटा हो जाता तो, अगर cos 360 प्लस थीटा हो जाता तो बताओ क्या होता? ये मैंने 60 लिख दिया है, सॉरी। अगर cos 360 प्लस थीटा हो जाता तो क्या होता? मुझे बताओ कमेंट में। cos 360 माइनस थीटा इज cos थीटा। चलो, तो इट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट इज इट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ एज वेल। जैसे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर
प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को आप बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी लिख सकते हो, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर को आप सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी बोल सकते हो। क्लियर है? हाँ, तो इसमें भी कोई तेज चलने की हमको जरूरत नहीं है, आराम से इस चीज को भी हम क्या करेंगे भाई, समझ लेंगे कि भैया डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है हमारा क्या, डॉट प्रोडक्ट। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़िया सर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर गिव स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। है क्या बोल रहे सर, क्या बोल रहे? सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर गिव स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। यानी कि अगर मैं एक वेक्टर है ए वेक्टर, है ना, अगर मैं ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर के साथ ही करूं तो क्या होगा सर? मजाक होगा और क्या होगा, ए कॉस 0 हो जाएगा। हाँ कि ना, कॉस 0 हो जाएगा। ठीक है, कॉस 0 क्या होता है, 1 हो जाता है। यानी कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज नथिंग बट ए का स्क्वायर, इज नथिंग बट ए का स्क्वायर। हाँ बस खत्म बात। क्या होता है भैया, अगर आप सेल्फ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपका मैग्नीट्यूड का क्या हो जाता है, स्क्वायर पे चला जाता है, आपका मैग्नीट्यूड स्क्वायर हो जाता है। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आपने ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ ही डॉट प्रोडक्ट करा दिया, मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, काम आएगा इसलिए पढ़ा रहा हूं, ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूं कि जबरदस्ती पढ़ा दिया, काम आएगा आगे चल के। ठीक है, चलो क्लियर। नेक्स्ट, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन विथ डॉट प्रोडक्ट। अब आपको यहां क्या करना है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को प्रूफ करना है डॉट प्रोडक्ट की मदद से। है क्या? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो था ना, उसी चीज को आप यहां पर प्रूफ करोगे डॉट प्रोडक्ट की मदद से। अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिला देता हूं कि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हमने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाला था, है ना, एनालिटिकल मेथड में अगर याद हो तो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस थीटा, जिसमें हमारे पास दो वेक्टर होते थे। याद करो याद करो, एक वेक्टर होता था ए वेक्टर ऐसा, दूसरा वेक्टर कैसा होता था, है इसके हेड पे दूसरे का टेल होता था कि यहाँ पर हम कॉमन क्या बोलते हैं, टेल से टेल जोड़ते थे। नहीं सर, अगर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात कर रहे हो तो दूसरा वेक्टर ऐसा जाएगा, दूसरा वेक्टर ऐसा जाएगा। बिल्कुल सही। और रिजल्टेंट कैसा बनेगा फिर? टेस्ट ले रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, ये लीजिए, अपोजिट ऑर्डर को फॉलो करते हुए आपका रिजल्टेंट बनेगा। दिस इज योर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दिस इज योर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल ये हो गया थीटा। थीटा ये नहीं होगा, थीटा ये होगा। आराम से बात कर चुके हैं। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है, बट किसकी मदद लेकर, डॉट प्रोडक्ट की मदद लेकर। तो अब ये कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सी चीज है। रिजल्टेंट वेक्टर जो है उसको क्या हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां पर मुझे डॉट प्रोडक्ट कराना है तो मैं कैसे कराऊं डॉट प्रोडक्ट? मैंने अभी अभी ना एक प्रॉपर्टी पढ़ी है सेल्फ डॉट प्रोडक्ट की, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, आर वेक्टर का आर वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करा देता हूं और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर से करा देता हूं। ठीक है ना, मैं क्या करा रहा हूं, डॉट प्रोडक्ट करा रहा हूं भैया इनका। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? नहीं सर, क्या दिक्कत होगी, क्या दिक्कत होगी? अरे भैया इसको इससे डॉट प्रोडक्ट कराऊंगा, इसको इससे डॉट प्रोडक्ट कराऊंगा, इक्वल का LHS इक्वल टू के इस साइड LHS और RHS तब भी बराबर ही रहने वाले हैं। ओके, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और इसका डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के साथ। ठीक है ना, ठीक है। चलो, तो अगर मैं दो एक ही वेक्टर, मतलब अगर एक ही वेक्टर है और उसी वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करा देता हूं तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। तो उसको मैं लिख दूंगा आर स्क्वायर। अच्छा, इसको कर दो भैया, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है ना। अच्छा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर एक ही चीज है, कम्यूटेटिव। ठीक है सर, तो मैं इसको लिख सकता हूं। अच्छा, ए वेक्टर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये हो गया आर का स्क्वायर। ये क्या होगा भैया, इसको मैं ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बोल सकता हूँ। अरे सर, और इसको मैं बी का स्क्वायर बोल सकता हूँ। कैसे बोल रहा हूँ, यहां से बोल रहा हूँ, यहां से बोल रहा हूं। ठीक है ना, इसलिए आपको पहले प्रॉपर्टी पढ़ा दी गई थी। चलो भाई, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब मुझे बताओ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अरे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। हाँ, यहां पे लिख दूं आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस थीटा। आ तो गया यार, प्रूफ कर तो दिया जो बोला जा रहा था, जो पूछा जा रहा था लगातार हमसे। क्या देखो ना, ऊपर देखो, ऊपर जो बोला है क्या प्रूफ कर दिया है हमने? बिल्कुल सर, प्रूफ कर दिया है। ये लो, ये बोला था, ये कर दिया प्रूफ। लेकिन किसकी मदद से किया है? डॉट प्रोडक्ट की मदद से किया है। बात समझ में आ गई? हाँ सर, समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स पता है ना? ये है आई कैप, ये है जे कैप और ये है के कैप। ठीक है सर, बिल्कुल सही। डॉट प्रोडक्ट कराना है, किसका किससे कराए सर? पहले आई कैप का आई कैप से करा लो, जे का जे से करा लो, के का के से करा लो, फिर आई का जे से करा लेना, जे का के से करा लेना, के का आई से करा लेना, जो करना है वो कर लेना, है ना। अच्छा, ऑर्थोगोनल है तो ये बात पता है ना कि 90 डिग्री होगा एंगल इनके बीच का। अरे सर, छोटी बच्ची हो क्या जो नहीं पता होगा? छोटी बच्ची हो क्या जो नहीं पता होगा? बिल्कुल पता होगा। चलो, तो मैं ये बोल रहा हूं, आई कैप का अगर आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो क्या हो जाएगा भैया? इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1। सिमिलरली इसके आगे लिख दूं क्या? इसके आगे लिख देता हूं, जे कैप डॉट जे कैप भी, के कैप डॉट के कैप भी, सबका बराबर बराबर, सबका बराबर बराबर एक साथ ही लिख देता हूं मैं। आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल्स टू जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल्स टू के कैप डॉट के कैप। वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। सोन पापड़ी का डब्बा। सबसे पहले बंद करो इसको। अच्छा, दूसरी बात अगर बोली जाएगी आई कैप का जे कैप के साथ बताओ क्या होगा, तो आप बोलोगे आई कैप का जे कैप के साथ होगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप कॉस कितना एंगल? 90 डिग्री। कॉस कितना? 90 डिग्री। हाँ कि ना? ओके सर, तो कितना आ गया भाई? 0 आ गया। आ गया? अच्छा, अगर आई का जे के साथ कर दिया और अगर मैं जे का के साथ करके देखूं तो भी आंसर 0 आने वाला है। के कैप का आई कैप के साथ करके देखूं तो भी 0 आने वाला है। आई कैप का के कैप के साथ करके देखूं तो भी 0 आने वाला है। ठीक है ना? तो ये वैल्यूज यार आप याद कर लो, ये बहुत काम आएगी जब हम कार्टेशियन फॉर्म में पहुंचेंगे डॉट प्रोडक्ट करने। हम कभी भी आई कैप का जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे ही नहीं, ना के साथ करेंगे। सीधा आई कैप का डॉट प्रोडक्ट हमेशा आई के साथ होगा, जे का हमेशा जे के साथ होगा, के का हमेशा के साथ होगा, क्योंकि हमको पता है कि जैसे ही आप आई का जे से या जे का के से या के का आई से करोगे तो एंगल 90 डिग्री हो जाएगा और आंसर 0 ही आना है। तो इंपॉर्टेंट बात ये थी, इसको आप नोट डाउन करेंगे। ठीक है ना? पढ़ लो कंसेप्ट सारे, फिर हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, टेंशन बिल्कुल भी लेने का नहीं है। आगे बढ़े। डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इन कार्टेशियन फॉर्म, ये क्या है भाई? डॉट प्रोडक्ट तो हमको पता था, ये कार्टेशियन फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, उसे आप लिख सकते हो कार्टेशियन फॉर्म में ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस सर बी वाई कहाँ से आ गया? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है ना? ओके सर। साथ ही साथ जो बी वेक्टर है वो आपको दिया हुआ है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, है ना? ये दो वेक्टर आपको दिए गए हैं। अब बोला है कि भैया इनका डॉट प्रोडक्ट करा दो, करा देते हैं, क्या बड़ी बात है। डॉट प्रोडक्ट का अभी तक आपने जो फॉर्मूला देखा वो क्या था? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, यही था कि नहीं था? हाँ सर। लेकिन अगर आपको इसको कार्टेशियन फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट कराना है तो क्या करना होगा? देखो आपको पता है, अगर मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करता हूँ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करता हूँ तो मुझे प्रोडक्ट कराना पड़ेगा। अब मैं किसका किससे प्रोडक्ट कराऊं? देखो ध्यान से सुनना, ए एक्स आई कैप का बी एक्स आई कैप के साथ ही डॉट प्रोडक्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि आई डॉट आई क्या बनेगा? 1 बनेगा। ए एक्स आई कैप को अगर मैं बी वाई जे कैप से डॉट प्रोडक्ट कराऊं तो आई कैप डॉट जे कैप क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। आई कैप डॉट के कैप क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहे हैं। तो ये बात एकदम अपने दिमाग में डाल लो कि यहां पर सिर्फ आई का आई के साथ होगा प्रोडक्ट, जे का जे के साथ होगा और के का के साथ होगा। सीधी बात है। ठीक है सर, तो मैं लिखता हूं भैया जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो आएगा ए एक्स बी एक्स
प्लस AY BY BY प्लस AZ BZ। ये क्या आ गया भाई, आपका डॉट प्रोडक्ट आ गया इन कार्टेशियन फॉर्म। क्या ऐसा कुछ बात, ऐसी कोई बात मैंने आपको बताई जो बहुत ज्यादा वो हो, क्या बोलते हैं, बहुत बड़ी भारी बात दे दी हो मैंने आपको दिमाग में डालने के लिए, कुछ रॉकेट साइंस बता दिया हो, है ना? क्या मैंने आपको बता दिया कि भाई रॉकेट का फ्यूल ऐसे बनाना है? क्या ऐसी कोई बात बता दी क्या जो आपको समझ में नहीं आएगी? नहीं सर, ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ थी, हमको समझ में आ गई है, ठीक है ना? ओके, अब याद करो, एक हमारे पास एंगल निकालने का फॉर्मूला हुआ करता था कॉस थीटा। याद करो, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या हुआ करता था, वो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। याद आया? हाँ सर। अब चलो, इसको अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिख पाएंगे? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर आपने किया तो उसको आप कैसे लिख सकते हो भाई? अगर आप डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन फॉर्म करा रहे हो तो इस तरीके से लिख सकते हो। बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो ये हो जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड एंड बी का मैग्नीट्यूड। ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा भाई? ए वेक्टर ये है तो ए का मैग्नीट्यूड होगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर और हमारे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस बी जेड का स्क्वायर। ठीक है ना? ये आ गया हमारा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये किसके बराबर हुआ? कॉस थीटा के बराबर। इससे आप क्या निकाल लोगे? थीटा निकाल लोगे। बहुत आसान सी चीज है, देखने में बहुत बड़ी भारी चीज लग रही होगी बट एक्चुअल में अगर आप याद करो तो आपको ए एक्स बी एक्स इन सब की वैल्यूज दी जाएंगी। ए एक्स हो सकता है 2 हो 3 हो 4 हो, ऐसे करके कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तब बहुत आसानी से आप ये सारी चीजें कर पाओगे, है ना? चलिए एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं हम। आइए, मैं आपको वेक्टर दे रहा हूं। एक वेक्टर है वेक्टर ए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, है ना? अब मनगणन दे रहा हूं, कुछ भी आ जाए भाई। यहाँ पर i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ये मैंने आपको दे दिया। मैंने बोला भैया इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल कर बताओ। पहले तो डॉट प्रोडक्ट करके बताओ जो अभी सीखा है। तो बहुत आसान है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर जब हम करने जाएंगे तो आपको पता है i का i के साथ ही करना है। तो 2 इंटू 1 इज 2 प्लस 3 इंटू 1 इज 3 प्लस 4 इंटू 1 इज 4 डिवाइडेड बाय a का मैग्नीट्यूड। अरे सर क्यों करेंगे, एंगल थोड़ी ना निकाल रहे हैं। अभी तो आपने सिर्फ क्या किया है? डॉट प्रोडक्ट किया है। आप मैग्नीट्यूड थोड़ी ना निकालने जा रहे हो भैया। एंगल निकालने जा रहे होते तो नीचे मैग्नीट्यूड लिखते। ठीक है, उसकी जरूरत अभी नहीं है। तो 4 और 2 6, 6 और 3 9। तो यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आ गया? 9। अब 9 तो आया है, 9 के साथ आई कैप होना चाहिए, जे कैप होना चाहिए कि के कैप होना चाहिए? बताओ मुझे। 9 के साथ यहाँ पर आई कैप होना चाहिए, जे कैप होना चाहिए, के कैप होना चाहिए? जल्दी से कमेंट में जाकर मुझे बताओ। हाँ, इंतजार करूंगा मैं। अच्छा, यहाँ पर आप देखो ए वेक्टर बी वेक्टर जो है उनका जब आपने डॉट प्रोडक्ट किया तो कुछ भी नहीं किया। आई के आगे जो लिखा हुआ है उसका उससे मल्टीप्लीकेशन 3 का 1 से 4 का 1 से आ गया कितना? 4 और 3 7 2 9। ठीक है। अच्छा, अब एंगल निकालने की अगर बात हो तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आया है? 9 आया है डिवाइड बाय, अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना होगा? 2 दूनी 4 3 तिरका 9 4 चौको 16। सही, 2 दूनी 4 3 तिरका 9 4 चौको 16 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है। चलिए, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाय, ये कितना हो गया? 9 6 15 25 और 4 29 29 रूट 29 इंटू रूट 3। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। तो ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय रूट 29 इंटू 3। थीटा यहाँ लगा लो, कॉस इनवर्स, खत्म, खल्लास खत्म, फिनिश। थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 9 बाय रूट 29 रूट अंडर रूट 29 इंटू 3। क्लियर है? बस यही करना था। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यहाँ पे हमने निकाला, उसके बाद ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है ना? यहाँ प्लस नहीं आएगा, यहाँ प्लस नहीं आएगा, यहाँ प्लस नहीं आएगा, यहाँ प्लस नहीं आएगा, तो फ्लो में लिख जाता है। ऐसा कुछ बात नहीं है कि हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। ऐड मैंने नहीं किया, देखो आप, मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है ना? 1 2 3 रूट 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा 16 और 9 25 25 और 4 29। ठीक है, बढ़िया, डन।
आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो यही चीज मैं आपको बता रहा था कि जब आप डॉट प्रोडक्ट निकालोगे कार्टेशियन फॉर्म में तो इस तरीके से निकालोगे, बहुत बेसिक सी चीज है, कुछ भी टफ इसमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आइए। अब हमने अभी तक जो पढ़ा वो सारी की सारी चीजें यहाँ प्रॉपर्टीज में मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आपको मैं पढ़ा भी चुका हूँ, ठीक है ना। जैसे कि इट इज ऑलवेज अ स्केलर विच इज पॉजिटिव इफ एंगल बिटवीन द वेक्टर इज एक्यूट एंड नेगेटिव इफ एंगल बिटवीन देम इज ऑब्ट्यूज। मैंने आपको बताया था ना, जब थीटा की वैल्यू 90 से कम होती है, जब थीटा की वैल्यू 90 से कम होती है तो cos थीटा पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि आपका जो डॉट प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव आता है। और जब थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री होती है, यानी कि 90 डिग्री 780 डिग्री के बीच में होती है, तो आपके डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज कम्यूटेटिव। किसकी बात हो रही है, वेक्टर प्रोडक्ट की बात हो रही है भाई, किसकी बात हो रही है, वेक्टर सॉरी स्केलर डॉट प्रोडक्ट की बात हो रही है। क्या हो गया है सर, कहाँ ध्यान है, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। चलो, तो इट इज कम्यूटेटिव बता चुका हूं मैं आपको, ठीक है। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बता चुका हूं मैं आपको। द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स बता दिया भैया, cos इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। क्या होता है भाई, फिफ्थ पॉइंट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी मैक्सिमम एंड cos थीटा इज इक्वल्स टू मैक्सिमम, यानी कि वैल्यू कितनी हो जाए, 1 हो जाए, और वो कितना होता है, ए बी। क्लियर है सर। सिक्स्थ, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी मिनिमम व्हेन cos थीटा इज इक्वल्स टू मिनिमम, नहीं cos थीटा मिनिमम होता है -1 भाई, है ना, cos थीटा मिनिमम होता है -1, और यहाँ पर ए बी की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी, माइनस ऑफ ए बी आएगी। अच्छा, यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो इस तरीके से लिखा होगा कि अगर मिनिमम मैग्नीट्यूड पूछोगे, डॉट प्रोडक्ट का मिनिमम सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर पूछा जाए तो वो 0 हो सकता है। यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं, डॉट प्रोडक्ट का मिनिमम मैग्नीट्यूड, डॉट प्रोडक्ट का मिनिमम मैग्नीट्यूड, डॉट प्रोडक्ट का मिनिमम, डॉट प्रोडक्ट का मिनिमम मैग्नीट्यूड क्या होता है, 0 होता है ना। लेकिन ये बात याद रखना, मैंने मैग्नीट्यूड की बात की है, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछेगा तो आप 0 बोल सकते हो, लेकिन डॉट प्रोडक्ट की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है तो वो नेगेटिव ऑफ ए बी होती है, या कितनी भी नेगेटिव हो सकती है ना। वो डिपेंड करता है ए के मैग्नीट्यूड और बी के मैग्नीट्यूड पे, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल है इन दोनों के बीच के वेक्टर का वो 180 हो चुका है, ठीक है। हाँ सर, अगर मैग्नीट्यूड बोलता तो हम फिर 0 मान लेते, ठीक है, मैंने उसको करेक्ट कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स वैनिशेस द वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल। ऑब्वियस सी बात है, बताया जा चुका है आपको कि अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे भी करके 0 आ जाता है, इसका मतलब यह है कि थीटा कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। नेक्स्ट, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बाय इटसेल्फ इज टर्म्ड एज इट सेल्फ डॉट प्रोडक्ट एंड इट इज गिवन बाय ए वेक्टर का स्क्वायर इज ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। चलो, पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर, सब कुछ बताया जा चुका है भाई, सब कुछ बताया जा चुका है, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट पे चलते हैं। इन केस ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, अगर आप आई का जे के साथ कराओगे, जे का के के साथ कराओगे, के का आई के साथ कराओगे तो कितना आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा, क्योंकि ये सब क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। ओके सर, बढ़िया। नेक्स्ट, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अब यहाँ पर आपके सामने आ गए हैं भैया वेक्टर्स, ये सारे के सारे आपको क्या दिए हुए हैं, वेक्टर दिए हुए हैं, ठीक है भाई। इसको क्या करो, फटाफट 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 क्या कर लो, एंगल निकालो। चलो, पहला क्वेश्चन करेंगे हम ए वाला, है ना। इसमें हमारे पास ए वेक्टर है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2j कैप, और जो बी वेक्टर है वो है 2i कैप प्लस j कैप। कैसे निकालें भैया एंगल, कैसे निकालें बिटवीन द वेक्टर्स? कुछ नहीं करना है सर, हमको पता है कि अगर आपको एंगल चाहिए cos थीटा तो आपको पहले तो कराना होगा डॉट प्रोडक्ट दोनों वेक्टर्स का, उसके बाद मुझे नीचे मैग्नीट्यूड चाहिए है पहले वेक्टर का, और फिर मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए है दूसरे वेक्टर का। तो a डॉट बी अगर हम करें तो कितना आएगा, 1 × 2 इज 2 एंड 2 × 1 इज 2, तो ये कितना हो गया, 4 हो गया। देखो ना, 1 × 2 इज 2 एंड प्लस 2 × 1 इज 2, तो 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया। डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, सिमिलरली इसका मैग्नीट्यूड कितना, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो cos थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 दूनी 4 और 1 5 √5, और ये भी कितना हो जाएगा, √5, तो ये कितना हो जाएगा 4/5। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, cos इनवर्स 4/5, 4/5। अच्छा, तो देखें जरा, एंगल बनाते हैं हम, है ना, हम ट्राइंगल बनाते हैं। cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस आपका 4 है, हाइपोटेनियस 5 है, तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर आया वो 3 आया, तो एंगल कितना होगा, 37 डिग्री। तो एंगल कितना आ गया, 37 डिग्री
पहले क्वेश्चन का। ठीक है, दूसरा करें, आओ दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करें। हमारे पास दूसरा वेक्टर है ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 4i कैप माइनस 3j कैप, 4i कैप माइनस 3j कैप एंड अच्छा 7k कैप। फिर दूसरा वेक्टर जो है वो है 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप। मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। आइए डॉट प्रोडक्ट कराते हैं इनके बीच का। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, है ना? कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा कि कितना आने वाला है। 4 इंटू 0 इज 0 प्लस 3 इंटू 0 इज 0 प्लस 0 इंटू 0 इज 0। अब देखो डॉट प्रोडक्ट कितना आ गया? 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री है, क्योंकि वेक्टर डॉट प्रोडक्ट कितना आ गया है? 0 आ गया है। वेरी गुड। देखो अच्छा देखकर भी समझ में आ रहा था। एक वेक्टर है जो आई जे प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है, एक वेक्टर है जो एक्स वाई प्लेन में है, और एक वेक्टर है जो कौन से प्लेन में है? कहां पर आ गया भैया? एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर है। देखो ना यार, ये आई जे है और ये के है, तो के क्या होता है? आई जे के परपेंडिकुलर होता है। तो यहां समझ में आ जाना चाहिए था आपको कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहे हैं। चलो सी वाला क्या है भाई? ए वेक्टर कितना दिया है भाई? सी वाले में ए वेक्टर बहुत लंबा सा दिया है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये दिया क्या? हाँ। और बी वेक्टर आपको दिया हुआ है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। अच्छा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालें सटासट। 2 इंटू 3 6, 3 2 6 प्लस 3 2 6, अच्छा प्लस माइनस माइनस 4 चौको 16। ठीक है भाई, डिवाइडेड बाय हमको मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा पहले वेक्टर का। तो ये कितना होगा? 2 दूनी 4, 3 तिरका 9 और 4 चौको 16। और दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 9 4 16। अच्छा सेम ही है, हाँ हाँ सेम ही होगा ना? हाँ सर सेम ही है। तो 6 और 6 12, 12 माइनस 16, 6 और 6 12, 12 माइनस 16 इज माइनस 4 डिवाइडेड बाय ये कितना होगा भाई? 9 6 15 25 रूट 29 यानी कि 29 आ जाएगा, है ना? कितना आ जाएगा? 29 आ जाएगा। तो यहां से हम देख सकते हैं कि हमने तो यहाँ पर सीधा सीधा एंगल ही निकाल लिया ना। मैंने मैग्नीट्यूड रख दिया है तो मैं क्या निकाल लेता हूँ? एंगल ही निकाल लेता हूँ। कॉस थीटा का फॉर्मूला बना दी ना मैंने। समझे कि नहीं समझे? ये है हमारा डॉट प्रोडक्ट, नीचे एक का मैग्नीट्यूड और दूसरे का मैग्नीट्यूड। तो कितना आ गया? थीटा। थीटा आ गया कॉस इनवर्स ऑफ 4/29। आई होप हमने ये चीज बिल्कुल सही की है। 3 2 6, 3 2 6, 4 चौको 16 माइनस 6 और 6 12, 12 में से 16 गया माइनस में, तो कितना बचा? -4। और यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड 2 दूनी 4, 3 तिरका 9, 4 चौको 16। ठीक है, 3 तिरका 9, 2 दूनी 4, 4 चौको 16। ठीक है, तो 16 और 9 25, 25 और 4 29, 29 का रूट, 29 का रूट, तो यहाँ पर 29 हो जाएगा। सही है। चलो, तो हमने तीनों ही 1 2 और 3 तीनों वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना सीख लिया है। आपको अब कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? नहीं सर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। डीपीपी में आपको अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे भाई। डीपीपी में आपको अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। प्लीज डीपीपी को सॉल्व करने की कोशिश करना, नहीं बनेगा तो उसका वीडियो सोल्यूशन आपके सामने आ जाएगा। सर डीपीपी कहां से मिलेगी? डीपीपी आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से मिलेगी। अच्छा यहां पर आइए भाई, यहां आ जाइए। सबसे पहले तो मैं आपको 2 लाइन बनाकर दिखा दूं। एक है ये, बहुत पतली है सर, बहुत पतली है, इसको थोड़ा सा मोचा कर दो सर। चलो, एक है ये वेक्टर और एक है ये वेक्टर, एक है ये वेक्टर और एक है ये वेक्टर। ये दोनों वेक्टर कैसे हैं भाई? पैरेलल है। ये कैसे वेक्टर है? 2 पैरेलल वेक्टर्स हैं, 2 पैरेलल वेक्टर्स। ठीक, अब क्वेश्चन में पूछा जाता है आपसे कि अगर 2 वेक्टर्स पैरेलल है तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि 2 वेक्टर्स पैरेलल है? मान लीजिए ये जो वेक्टर है, मान लीजिए ये है ए वेक्टर और ये है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप और प्लस ए जेड के कैप। ठीक है ना? और ये दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। ठीक है ना? ये 2 वेक्टर है और ये बोला है कि 2 वेक्टर पैरेलल हैं, पता करो कैसे पैरेलल है। अच्छा, तो इसके पीछे एक कंडीशन होती है। वो कंडीशन हमें क्या करनी है भाई? याद करनी है ना? कंडीशन मैं यहां लिखता हूं, कंडीशन फॉर वेक्टर्स टू बी पैरेलल, कंडीशन फॉर वेक्टर्स टू बी पैरेलल, टू बी पैरेलल। और वो कंडीशन क्या है? साफ साफ देखिएगा, ए एक्स
अपॉन बी एक्स इज इक्वल्स टू ए वाई अपॉन बी वाई इज इक्वल्स टू ए जेड अपॉन बी जेड इज इक्वल्स टू के। क्या मतलब हुआ इसका? इसका क्या मतलब हुआ, कोई बताएगा मुझे? क्या बोलना चाह रहे हैं? कवि का क्या संदर्भ है? कवि उक्त पंक्तियों में क्या बोलना चाहते हैं? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप दो वेक्टर्स के बीच में देखोगे कि भैया क्या 0 डिग्री का एंगल है, क्या वो पैरेलल है कि नहीं, तो आपको क्या करना है? ax बाय बी एक्स करना है, ay बाय बी वाई करना है और az बाय बी जेड करना है। इनका रेशो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। इनका रेशो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो आपके जो वेक्टर हैं वो क्या होंगे? क्या होंगे? पैरेलल होंगे। आपके वेक्टर्स क्या होंगे भाई? पैरेलल होंगे। बात समझ में आ गई? हाँ सर, इस कंडीशन को क्या करेंगे आप? याद रखेंगे। चलिए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन है? इफ टू वेक्टर्स दिस एंड दिस आर पैरेलल, ठीक है, पैरेलल टू ईच अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। आओ भाई, एक वेक्टर है ए वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, और बी वेक्टर है क्या? माइनस 4i कैप माइनस 6j कैप माइनस लैम्डा k कैप। बोल रहा है कि अगर दोनों वेक्टर पैरेलल है, बोल दिया है, तो बताओ लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता है कि अभी अभी सर ने बताया है कि अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो रेशो क्या होने चाहिए? बराबर ax बाय बी एक्स इज इक्वल्स टू ए वाई अपॉन बी वाई इज इक्वल्स टू ए जेड अपॉन बी जेड। इनका रेशो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो 2 बाय माइनस 4, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू 3 बाय माइनस 6 इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन माइनस लेमडा, माइनस 1 अपॉन माइनस लेमडा। चलो भाई, तो ये कितना होगा? ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 1/2 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू प्लस 1 बाय लैम्डा। इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी? -2 के बराबर। लैम्डा की वैल्यू किसके बराबर आएगी? -2 के बराबर। ठीक है ना, तो यहाँ पर -2 होगा, आंसर होगा आपका बी। क्लियर? चलिए भाई, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आप समझ गए कि वो कंसेप्ट जो हमने पढ़ा था उसको कैसे यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, सम ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द डिफरेंस ऑफ ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर, द रेशो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड इज। आपको रेशो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी निकालना है। ठीक है भाई, करते हैं। यहाँ पर बोला है कि ये जो वेक्टर है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ये वाला जो वेक्टर है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। अगर ऐसी ही बात है, कसम से, झूठ तो नहीं बोल रहे ना, क्वेश्चन में कुछ झूठ तो नहीं लिखा है? नहीं। अगर कसम से ऐसी बात है कि इन दोनों का, ये दोनों क्या है भाई? परपेंडिकुलर है, तो एक बात हमारे दिमाग में सेट है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होने वाला है? 0 होने वाला है। तो क्या मैं इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लूं? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना, इनका डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है ना, कितना आना है इनका डॉट प्रोडक्ट? 0 आना है। हाँ सर, 0 आना है। क्यों? क्योंकि दोनों वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर, डेफिनेट। चलो इनका डॉट प्रोडक्ट कराएंगे भाई, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो जाएगा, ए वेक्टर, और ये हो जाएगा माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है ना, फिर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा। सही लिखा क्या? प्लस माइनस माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। अब देखो, हमको पता है कि ये कम्यूटेटिव होता है डॉट प्रोडक्ट, है ना, तो ये दोनों वेक्टर क्या है? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट बराबर है, चाहे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बोलो, चाहे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बोलो, बात एक ही होती है। लेकिन दिक्कत ये फंस गई कि ये माइनस है, ये प्लस है, तो एक दूसरे को ये क्या कर देंगे? काट देंगे, है ना। तो क्या बचा? अच्छा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होगा? ए का स्क्वायर। ठीक है, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा? बी का स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, यानी कि ए इज इक्वल टू बी, यानी कि ए बाय बी कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। समझे? पक्की बात? हाँ सर, पक्की बात। चलो आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन कर लेना इसको। नेक्स्ट, कंसिडर अ वेक्टर एफ वेक्टर 4i कैप माइनस 3j कैप अनदर वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू एफ वेक्टर। अब देखो, कई लोग इसको सॉल्व करेंगे, है ना, बैठेंगे पूरा सॉल्व करेंगे, कोई गलत बात नहीं है, ठीक है, करो आप, लेकिन आप सीखो भी। किसी क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हो और आंसर निकालते हो तो आपने उस क्वेश्चन से क्या सीखा, आप ये देखो। मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी एंगल बिटवीन द वेक्टर्स पढ़ाया, देखो, ठीक है ना। ये वेक्टर मैंने आपको दिया 4i कैप माइनस 3j कैप एंड 7k कैप। यहां पर मैंने आपको बोलचाल की भाषा में एक बात बताई कि एक वेक्टर है जो xy प्लेन में, एक वेक्टर है जो xy प्लेन में है, इस प्लेन में, ठीक है ना, इस प्लेन में।
ठीक है ना। और जो दूसरा वेक्टर है वो 7k कैप है। आपको पता है कि k कैप जो होगा वो xy प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अगर ये xy प्लेन है, ये xy प्लेन है, तो जो k कैप है वो इस डायरेक्शन में, k कैप इस डायरेक्शन में। तो जो आपको 7k कैप दिया हुआ था वो इस कहीं डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, मतलब वो xy प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अगर ये वेक्टर 7k कैप xy प्लेन के परपेंडिकुलर है तो xy प्लेन में ही तो ये वाला वेक्टर है 4i कैप माइनस 3j कैप। तो ऑब्वियस ही बात है कि ये जो 7k कैप वाला वेक्टर होगा वो 4i कैप माइनस 3j कैप के क्या होगा? परपेंडिकुलर ही होगा। ये मैंने आपको बताया था, सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी यहां पर। अच्छा, आगे बात करते हैं। अब देखो ऐसा ही एक क्वेश्चन यहां फिर से आया आपके सामने। कंसीडर अ वेक्टर दिस अनदर वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू एफ वेक्टर। अब एक वेक्टर बताओ जो इस वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। अब आप जानते हो यार कि ये एक्स वाई प्लेन में है, ये जो वेक्टर है ये किस में है? एक्स वाई प्लेन में है ना। तो हमको कोई ऐसा वेक्टर देखना पड़ेगा इन चारों ऑप्शन में से जो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर हो। अच्छा, क्या ये है? नहीं। क्या ये एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर है? नहीं है, तो खुद एक्स वाई प्लेन में है। अच्छा, ये एक्स डायरेक्शन में है? नहीं हो सकता। ये भी एक्स वाई प्लेन में है? नहीं हो सकता। ये देखो आप, ये क्या है? एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर है। तो ऑब्वियस सी बात है इस वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। तो आंसर क्या हो गया आपका? सी। सॉल्व करने की कोई भी जरूरत आपको नहीं थी। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। वाओ, अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। देखने में डर लगेगा इस क्वेश्चन से। क्या बोल रहा है? एट व्हाट एंगल मस्ट द टू फोर्सेस x प्लस वाई एंड x माइनस वाई एक्ट सो दैट द रिजल्टेंट मे बी, सो दैट द रिजल्टेंट मे बी कॉस इनवर्स। अच्छा, देखते हैं। रिजल्टेंट में भी, रिजल्टेंट आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है। यहाँ पे रिजल्टेंट आपको दिया हुआ है रिजल्टेंट में भी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, चलो, तो अगर आपको रिजल्टेंट की ये वैल्यू दी गई है कि रिजल्टेंट है आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो हमारे पास रिजल्टेंट का एक फॉर्मूला हुआ करता था, याद करिए। रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। याद आया? हाँ सर, याद आया। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट था। इस क्वेश्चन में मैंने आपको दे दिया है रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। अच्छा, चलो, तो रिजल्टेंट की वैल्यू ये है, इसका स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? रूट हट जाएगा। ठीक है, ए कितना है? दिस इज ए एंड दिस इज बी। चलिए, तो ए का स्क्वायर यानी कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी कि एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई, 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई कॉस थीटा, कॉस थीटा। ठीक है, चलो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यार कुछ करना पड़ेगा, क्या करेंगे? इसको खोलेंगे, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई, ये करना पड़ेगा यार, क्यों नहीं करेंगे यार? अगर हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। माइनस 2xy प्लस, अब यहाँ पर a प्लस बी है, a माइनस बी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये लिख सकते हैं क्या? कॉस थीटा। ओके सर, मुझे इतना तो समझ में आ गया कि अगर कॉस थीटा इस साइड रहेगा तो बेस में जाने वाला है 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना। और वो कहाँ पर है? इसी ऑप्शन में दिख रहा है मुझे, है ना, इसी ऑप्शन में दिख रहा है। मतलब मेरा आंसर ए ही होना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। फिर भी हम सॉल्व करके देखेंगे। क्या क्या कट रहा है भाई? प्लस 2xy माइनस 2xy कट गया, और क्या कटेगा? 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो रहने दो। चलो, इधर आप लेकर जाओगे तो एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, इधर लेकर जाओगे तो वाई स्क्वायर से कट जाएगा। ठीक है, ओके। और क्या बचेगा? इधर लेकर आओगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा क्या? हाँ सर, बचेगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉस थीटा। अच्छा, कॉस थीटा को इधर रहने दो, इसको नीचे ले आओ तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको हटा दो यहाँ से, कॉस थीटा इधर बचेगा। दिस इज कॉस थीटा। थीटा को इधर रहने दो, कॉस इनवर्स इधर ले आओ, तो कॉस इनवर्स नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा, सही है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर वाई स्क्वायर है, इधर जाएगा तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये भी सही है। ये है पॉजिटिव का, ये भी सही है। ये इधर जाएगा तो नीचे चला जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू यही आनी चाहिए। मेरे हिसाब से जो आंसर है, मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए एक्स स्क्वायर
माइनस माइनस अगर आप कॉमन ले लोगे, हाँ, तो यहाँ पर ब्रैकेट आना चाहिए ना। अब सही है, अब सही है। जैसे ही आपने माइनस यहाँ पर ले लिया, देखो अगर आप माइनस कॉमन ले लोगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब सही है। वही मैं सोचूं कि यार यहाँ पर ये वैल्यू क्यों आ रही है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। ठीक है ना, ये आएगा कॉस थीटा। अब सही है, ये माइनस बाहर कॉमन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, बढ़िया, डन, क्लियर। आगे बढ़े तो हमारा आंसर आ गया है ए। मैंने पहले ही बोला था कि यार बेस में क्या आना चाहिए, या नीचे 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहां से मैंने जज कर लिया था, आंसर ए आ गया। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट, एंगल ऑफ अ वेक्टर विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, एंगल ऑफ अ वेक्टर विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। आइए भाई कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएं, जरा देखें इस बारे में। ये है हमारी एक एक्सिस, ये हो गई हमारी दूसरी एक्सिस, और ये हो गई हमारी तीसरी एक्सिस, तीसरी एक्सिस। चलो बहुत बढ़िया। अब एक वेक्टर बनाना है, वेक्टर में लाल कलर से बना दूं, ये मैंने एक वेक्टर बना दिया, ए वेक्टर। ठीक, अच्छा, ये हमारा जो ए वेक्टर है, ये जो हमारा ए वेक्टर है, क्या मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप। लिख सकता हूँ क्या? हाँ सर, बिल्कुल इस तरीके से आप लिख सकते हो। अच्छा, ये जो ए वेक्टर है, ध्यान सुनना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो क्या इस ए वेक्टर का हर एक्सिस के साथ कुछ एंगल बन रहा होगा? हाँ सर, बिल्कुल बन रहा होगा। जैसे जैसे अगर मैं बोलूँ कि एक्स के साथ बन रहा है इसका एंगल अल्फा, वाई के साथ इसका एंगल बन रहा है बीटा, और जेड के साथ इसका एंगल बन रहा है गामा। ठीक है ना, ये 3 एंगल मैंने आपको दिखा दिए बन रहे। ठीक है ना, तो हमको इन्हीं एंगल के बारे में अब आपसे बात करनी है। ठीक है, आइए, तो यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, ज़्यादा तेज हमको चलना है नहीं। वो क्या है? कॉज अल्फा इज इक्वल टू, अच्छा, अल्फा एंगल कौन बना रहा है? अल्फा एंगल कौन बना रहा है? तो हम देखते हैं, ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट बना रहा है क्या? ये देखो, ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट बना रहा है क्या? हाँ सर। अरे हाँ, नहीं सर, ए वेक्टर बना रहा है अल्फा एंगल। हो, कंफ्यूज नहीं होने का, ए वेक्टर एंगल बना रहा है अल्फा किससे? एक्स एक्सिस से। अच्छा, लेकिन फॉर्मूले में हमको जरूरत पड़ेगी किसकी? ए वेक्टर के एक्स कंपोनेंट की। किसकी? ए वेक्टर के एक्स कंपोनेंट की, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ओके, दिस इज कॉस अल्फा। सिमिलरली अगर हम बात करें कॉस बीटा की, तो कॉस बीटा का फॉर्मूला है ए वेक्टर का वाई कंपोनेंट, ए वेक्टर का वाई कंपोनेंट, दिस इज ए वाई। ओके, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। सिमिलरली अगर हम बात करें कॉस गामा की, तो कॉस गामा के लिए आपको चाहिए पड़ेगा ए वेक्टर का ए जेड वाला कंपोनेंट, तो ए जेड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए जेड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ए जेड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर, समझ में आ गई। ठीक है ना, तो ये हो गया कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। यहां से आप अल्फा बीटा गामा निकाल सकते हो क्या? कॉस इनवर्स लगाना, कॉस इनवर्स लगाना, कॉस इनवर्स लगाना, तीनों एंगल आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बेसिक सी बात थी। इसको मैं सोन पापड़ी के डब्बे में डाल देता हूं, ये लो भाई, क्योंकि ये क्या है? फॉर्मूला है, आपको एज इट इज इसको क्या करना है भाई? याद करना है। क्या करना है? इसको एज इट इज याद करना है। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सर इसमें कुछ खास था? नहीं, बहुत सिंपल से, बहुत सिंपल बेसिक था। क्यों? क्योंकि हमें एक चीज और पकड़नी है, और वो है डायरेक्शन कोसाइंस। क्या पकड़ना है? डायरेक्शन कोसाइंस। देखिए, यहां पर नहीं समझेंगे, मैं यहीं पर समझा दे रहा हूं, क्योंकि यहां पर हमने एंगल निकाले, बस उसी की मदद से हम डायरेक्शन कोसाइन भी समझ लेंगे। आप जब अपनी बुक्स में पढ़ेंगे तो आप ये रिलेशन देखेंगे, एल स्क्वायर प्लस, या फिर मैं उल्टा बोलता हूं इसको, मैं बोलूंगा, आप रिलेशन देखेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1, ऐसा देखेंगे, है ना। अब ये रिलेशन है, याद रखना है। कैसे आया वो अभी आपको मैं बता देता हूं। कॉस अल्फा क्या है, कॉस बीटा क्या है, कॉस गामा क्या है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। क्या इसको स्क्वायर करना हमारे लिए टफ है? नहीं सर, इसको स्क्वायर करो। तो जब आप कॉस स्क्वायर अल्फा करोगे तो वैल्यू क्या बनेगी? ए एक्स का स्क्वायर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। बनेगी कि नहीं बनेगी? हाँ सर, बनेगी। तो चलो मैं लिख रहा हूं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, अब बताओ कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या होगी?
ए एक्स का स्क्वायर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस कॉस स्क्वायर बीटा कितना होगा, ए वाई का स्क्वायर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। हाँ सर, लिख देता हूं यहां पर ए वाई का स्क्वायर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। साथ ही साथ यहां पर हमारे पास कॉस स्क्वायर गामा भी है, तो क्या मैं इसका स्क्वायर कर दूं, कर दीजिए सर। तो ये हो जाएगा ए जेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। क्या करूं अब आगे, देखो इसको ऐड कर लो, इसको ऐड करोगे तो एलसीएम कितना आएगा, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर का एलसीएम क्या जाएगा, ए का स्क्वायर। यही लिख दूं कि आगे लिख दूं, आगे लिख दूं सर, यहां पे कर रहा हूं मैं आगे की सारी बातें। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू अच्छा, अब यहां पे हमने एलसीएम ले लिया, तो नीचे क्या आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। आ गया, हाँ सर आ गया। ध्यान से सुनना मैं क्या बताना चाह रहा हूं। चलो, अगर मैं आपको एक वेक्टर दे रहा हूं, ए वेक्टर जो मैंने ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, ये देखिए, और मैं बोलूं कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल कर बताओ, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल कर बताओ, तो आप कैसे निकालते थे, अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, ऐसे निकालते थे। हाँ सर, इसको स्क्वायर कर दूं क्या, कर दूं, कर दीजिए सर, आपकी जो मर्जी है, जो आप बोलो वही कर देंगे सर। चलो, तो ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, यही बचेगा ना, रूट को, ये रूट को खा जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर लगाओगे तो रूट खा जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, इसके बराबर आ रहा है। तो क्या मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं, देखो, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो बस मैंने वही किया, मैंने इसको क्या लिख दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, नीचे भी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, ये कट गया, क्या आ गया, 1 आ गया। तो मैं आपसे यही तो बता रहा था कि ये वो आइडेंटिटी है जो आपको याद रखनी है, जो आपको याद रखनी है, और मैंने वही चीज़ आपको बता दी निकाल के। क्या कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर, कोई भी परेशानी नहीं है, बहुत आसानी से हमको समझ में आ गया है। अच्छा, एक क्वेश्चन भी बनता है, आपने देखा होगा, आपकी बुक्स में आपको दिखेगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे जैसे आपको कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा दिया हुआ है, यहाँ पर साइन का रिलेशन आ जाता है, यानी कि ये साइन स्क्वायर अल्फा हो जाता है, ये साइन स्क्वायर बीटा हो जाता है, ये साइन स्क्वायर गामा हो जाता है। तो अब उसके लिए क्या करें, उसके लिए जुगाड़ लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग और थोड़ा सा जुगाड़। कौन सा, बेसिक मैथमेटिक्स का। जब हम बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे तो हम वहाँ आइडेंटिटीज भी पढ़ रहे थे। याद करो, एक बहुत ही प्यारी आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी, और वो आइडेंटिटी थी ये, देखना ध्यान से, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। याद आई क्या, हाँ सर याद आ गई। मतलब कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, ठीक है ना। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि अगर मैं कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख दूं, कॉस स्क्वायर बीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख दूं, और कॉस स्क्वायर गामा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा लिख दूं, तो कोई दिक्कत होगी क्या आपको? अरे सर छोटी बच्ची हो क्या सर, क्यों दिक्कत होगी? देखो, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू कितना था भैया, 1। ठीक, ओके। अब देखो, माइनस 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 उधर जाके प्लस हो जाएगा क्या, कि मैं 1 को उधर ले जाऊं, जैसा आप बोलो। मैं साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर ये नेगेटिव में है, तो मैं सोच रहा हूं इसको उधर ले जाता हूं, 1 को इधर ले आऊंगा, ठीक है सर। तो ये 1 2 3, अरे ये 1 और ये 1 और ये 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, हाँ सर। तो 3, ये वाला 1 उठा के इधर लाया, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू ये उधर ले गया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। ये देखो किसके बराबर आ रहा है, ये बराबर आ रहा है 2 के। किसके बराबर आ रहा है, 2 के। बहुत बढ़िया, अरे धोखे नहीं, 2 के। किसके बराबर आ गया, 2 के। तो आप इसको भी याद रखना है ना, क्योंकि कभी एग्जाम में आ गया, क्वेश्चन आ गया। अब देखो, एग्जाम में तो आपको ये चीज वैसे तो नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, हमको फिजिक्स के क्वेश्चन करने हैं, आइडेंटिटी से हमको क्या लेना देना। बट खुदा ना खास्ता कभी कुछ देखने को मिल जाए तो हम इस चीज को अपने जहन में रखेंगे, इस चीज को हम अपने जहन में रखेंगे, एक तो इस रिलेशन को और दूसरा इस रिलेशन। ठीक, क्लियर, समझ में आ गया? हाँ, तो ये थे हमारे क्या, डायरेक्शन कोसाइंस। क्लियर? हाँ सर क्लियर।
पक्का? हाँ सर पक्का। अब देखो बुक्स में कॉस स्क्वायर अल्फा को एल स्क्वायर बोल देता है, क्या बोल देता है, इस चीज को क्या बोल देगा, एल स्क्वायर बोल देगा, इसको एम स्क्वायर बोल देगा, इसको एन स्क्वायर बोल देगा। अब अपनी मर्जी है, जो बोलना है बोलो, मैं नहीं बोलता, मैं सीधे याद रखता हूं किससे, इस रिलेशन से। एल वेल से मुझे कोई लेना देना है नहीं, ठीक है ना। आपकी मर्जी है, देखो अपना अपना तरीका है याद करने का, मैंने आपको दोनों बता दिए, जिस तरीके से आपको याद करना होगा आप याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े, चलो नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। एक क्वेश्चन है, द एंगल्स विच अ वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस √2 k कैप मेक्स विथ एक्स वाई जेड एक्सेस रिस्पेक्टिवली आर। ठीक, अच्छा ये एंगल्स है, ठीक है ना, कैसे निकालेंगे, दिमाग लगाएंगे। क्या सर ये पढ़ाया, ये वेक्टर है, वेक्टर के एंगल अलग अलग बन रहे हैं हर एक्सिस से, ये फॉर्मूला दिखा, हाँ सर दिखा, तो बस इसी का यूज करो ना। ये लो, यहां पर आपको एक वेक्टर दिया है, ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस √2 k कैप, है ना। अच्छा वो बोल रहा है कि भैया इसके एक्स वाई और जेड एक्सिस से एंगल बता दो। ठीक है, हम जानते हैं कि अगर हमें अल्फा निकालना है तो हमें चाहिए ए एक्स डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, चाहिए कि नहीं चाहिए, हाँ चाहिए। इसका ए एक्स क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड निकालेंगे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, सॉरी √2 है तो √2 का स्क्वायर 2, तो 2 और 2 4, 4 का रूट 2, तो कितना आ गया, कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2, यानी कि अल्फा कितना आ जाएगा आपका 60 डिग्री। अल्फा कितना आ गया 60 डिग्री। सिमिलरली अगर आपको कॉस बीटा निकालना है तो कॉस बीटा भी कितना आएगा 1 डिवाइडेड बाय, अच्छा फॉर्मूला लिखता हूं नहीं तो आप बोलोगे सर फॉर्मूला नहीं बताया हमको, फॉर्मूला है, अरे 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 क्या हो गया बेटा, हाँ फॉर्मूला है हमारा ए वाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। कुछ का कुछ दब जाता है ना कभी पेन में तो पता नहीं क्या चलने लग जाता है। ठीक है, तो ए वाई कितना है 1, मैग्नीट्यूड कितना है 2 है, तो फिर से बीटा कितना आ जाएगा, बीटा आ जाएगा आपका 60 डिग्री। अच्छा अब बात करते हैं जरा गामा की, तो कॉस गामा इज इक्वल्स टू, यहां पर कितना है भाई √2 है, ठीक है ना, ए जेड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना आएगा √2, ये हो गया √2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड कितना है 2, तो ऊपर मैंने मल्टीप्लाई किया √2 से, नीचे मल्टीप्लाई किया √2 से, √2 को काट जाएगा और ये हो जाएगा 1/√2। तो कॉस गामा अगर 1/√2 के बराबर है तो गामा की वैल्यू क्या 45 डिग्री आएगी, बिल्कुल आएगी सर, बिल्कुल आएगी सर। तो आंसर क्या हो गया 60 60 45, 60 60 45। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़िया, नोट डाउन करिए, मैं पानी पीता हूं जब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए वेक्टर अलॉन्ग वेक्टर दिस इज, अब आपको कंपोनेंट बताना है, मतलब आपको मैग्नीट्यूड बताना है कि इस वेक्टर का जो कंपोनेंट है जो इसके अलॉन्ग है उसका कितना मैग्नीट्यूड है ना। ठीक है, देखो अगर मान लो आपको ये ए वेक्टर दिया हुआ है और ये बी वेक्टर दिया हुआ है, मान लेना है ना, तो अगर मैं बोलूँ कि बी वेक्टर के अलॉन्ग इसका कितना कंपोनेंट है उसके लिए चाहिए आपको ये थीटा, अगर मैंने आपको ये थीटा बता दिया तो आप इजीली बता दोगे कि ये जो है इसका कंपोनेंट ए कॉस थीटा जो है वो इसके अलॉन्ग है। ऐसा आप बोल दोगे कि नहीं बोलोगे, हाँ सर बोल देंगे, है ना, बहुत आसान है, बहुत आसान है। लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ पर आपको थीटा नहीं दिया, यहाँ पर आपको थीटा नहीं दिया, तो फिर क्या करोगे सर, थीटा निकालना तो आता है, हम क्या करेंगे, इन दोनों वेक्टर के बीच में थीटा निकाल लेंगे और फिर उस थीटा को निकालने के बाद एक कॉस थीटा निकाल कर ले आएंगे आंसर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही अप्रोच है, मतलब आपका दिमाग चल रहा है, आप कनेक्ट कर पा रहे हो डॉट्स को। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये जो इतना बड़ा आप काम करोगे, इतना लेंदी प्रोसेस जो आप अपनाओगे, उससे बेटर है कि हम एक नया कंसेप्ट सीख लें जिससे हमारा ये जो लंबा प्रोसीजर है ये छोटा हो जाए। क्या मतलब सर, मतलब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको एक कंसेप्ट है उसे थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तो आप तैयार हैं क्या? हाँ सर हम बिल्कुल तैयार हैं। चलो, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर। अच्छा ठीक है सर, आओ बात करते हैं इसके बारे में। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि यहां पर हमको देखो अभी तो 90 डिग्री की जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत है दो वेक्टर की, प्यारे प्यारे से दो वेक्टर की। तो एक वेक्टर है ये, इसको थोड़ा मोटा करेंगे, ना गिला करेंगे ना शिकवा करेंगे, इस पेन को थोड़ा मोटा करेंगे। हाँ चलो,
ये है आपका ए वेक्टर, ठीक, और ये है आपका बी वेक्टर, ये है आपका बी वेक्टर, ठीक है ना, ठीक है। दिस इज योर ए वेक्टर एंड दिस इज योर बी वेक्टर। अगर मैं आपको बोलूं व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, तो आप निकाल सकते हो क्या? अगर ये थीटा मैं आपको दे दूं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए वेक्टर, अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप कर सकते हो क्या? हाँ सर, थीटा आपने बता दिया है, तो मैं आराम से बोल सकता हूं कि कंपोनेंट होगा इसका बी कॉस थीटा। सिंपल सी बात है, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर कितना है? बी कॉस थीटा। क्या इसमें कुछ गलत है? नहीं, कुछ भी गलत नहीं। अच्छा, ये जो बी कॉस थीटा है ये एक मैग्नीट्यूड है, मतलब ये एक वैल्यू निकल कर आएगी। ये क्या है? एक मैग्नीट्यूड है, एक वैल्यू निकल कर आएगी। लेकिन अब अगर थीटा नहीं दिया है, अगर आपको मान लो ये थीटा गिवन नहीं होता, यहां पर मैं क्रॉस का साइन लगा रहा हूं, अगर मान लीजिए यहां पर ये थीटा गिवन नहीं होता, तो फिर आप उस कंडीशन में क्या करते? तो यहां पर हम सर थीटा को किसी और फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। किसी और फॉर्म में मतलब, किसी और फॉर्म से मेरा मतलब है कि जो कॉस थीटा होता है वो क्या होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर, बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। तो मतलब अगर मुझे यहां से एंगल को एलिमिनेट करना है, कॉस थीटा को एलिमिनेट करना है, क्यों एलिमिनेट करना है? क्योंकि मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन दिखाया जहां पर एंगल हमें गिवन था ही नहीं, तो हम ये ए कॉस थीटा निकाल ही नहीं पा रहे थे। तो मुझे हर हाल में कॉस थीटा को क्या करना है? एलिमिनेट करना है। तो हमने कैसे एलिमिनेट किया? हमने कॉस थीटा का फॉर्मूला देखा ये था, तो अब मैं इसको उठाऊंगा और ले जाकर यहां लिख दूंगा, ठीक है। तो लो भैया, b इंटू कॉस थीटा क्या है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है ना। ओके, देखो ये जो है ये क्या है? ये मैग्नीट्यूड है बी का, देखो ये भी मैग्नीट्यूड है बी का, लेकिन एक तरीका अलग अलग हो गया है मेरे से। लेकिन यहां पर बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है एक्चुअली वो बी ही है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या करेंगी? कैंसिल आउट हो जाएंगी। अच्छा, तो हम इसको लिख सकते हैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकते हैं, हाँ सर कम्यूटेटिव होता है तो लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अच्छा, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या होता है? ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या होता है? सर ये ए कैप होता है। ओहो, तो बी वेक्टर डॉट ए कैप जैसे ही आपने लिखा तो आपके पास कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर आ गया है अलोंग ए वेक्टर। कैसे पता चला कि सर ये अलोंग ए वेक्टर है? क्योंकि आप देखो ना, इस बी वेक्टर की जो डायरेक्शन है, इस बी वेक्टर की जो डायरेक्शन है, यानी कि बी वेक्टर की जो कंपोनेंट की डायरेक्शन है वो ए कैप क्या अलोंग है? ए कैप कहाँ है? ए कैप का डायरेक्शन ये है। आई मेरी बात समझ में? तो आप जो बोल रहे थे कि मैंने जब आपसे ये पूछा था कि कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर बताओ, तो आपने बोला था बी कॉस थीटा, तो वो बिल्कुल सही बोला था, वो कुछ गलत नहीं बोला था, आपने एकदम सही बात बोली थी। लेकिन दिक्कत कहां फंस रही है? दिक्कत ये फंस रही है कि हमें क्वेश्चन दे दिया जाता है जिसमें थीटा ही नहीं होता, तो हमें क्या करना पड़ा? हमें इस कॉस थीटा को एलिमिनेट करना पड़ा। कैसे एलिमिनेट किया? इस फॉर्मूले से एलिमिनेट किया, इसको यहां पर रख दिया। तो अब मैं कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर निकाल सकता हूं बिना किसी थीटा के, बिना किसी एंगल बिटवीन द वेक्टर्स के। देखो कैसे निकाल लिया हमने? बी वेक्टर डॉट ए कैप से। तो यहां से हमें एक नई चीज पता चली और मैं लिख रहा हूं इस चीज को कि अगर आपको कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर निकालना हो तो वो क्या होगा? बी वेक्टर डॉट ए कैप, ठीक है। और अगर आपको ये क्या है, इसको डिलीट करूं ना, और अगर आपको कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर निकालना हो, ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर निकालना हो, तो आप लिखोगे उसको ए वेक्टर किसके अलोंग निकालना है? किसके अलोंग निकालना है? बी के, तो बी कैप। भैया जिसके अलोंग निकालना है उसी की डायरेक्शन लगेगी, जिसके अलोंग निकालना है उसी की डायरेक्शन लगेगी। इस चीज को मैं यहां पर लिख देता हूं, जिसके अलोंग निकालना है, जिसके अलोंग कंपोनेंट चाहिए, जिसके अलोंग कंपोनेंट चाहिए, जिसके अलोंग कंपोनेंट चाहिए, उसी का यूनिट वेक्टर लगेगा, उसी का यूनिट वेक्टर लगेगा, ठीक
ठीक है, बात समझ में आई? ओके सर, ओके ओके, बढ़िया बढ़िया। हमारी वेक्टर की नॉलेज से भी हम इस चीज को समझ सकते हैं कि अगर आपको इस वेक्टर का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में चाहिए तो आप इसको क्या कर सकते हो, सीधे बी कॉस थीटा लिख सकते हो, हाँ कि ना, सीधे लिख सकते हो। या फिर आप बोल सकते हो कि इसका एक वेक्टर यहां पर निकालो और उसको डॉट प्रोडक्ट करा दो इस ए वेक्टर के यूनिट वेक्टर से, तो आपको एक क्वांटिटी मिल जाएगी, एक मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मैं आपको कुल मिलाकर सिर्फ इतना बता रहा हूं कि आपने जब आंसर दिया था बी कॉस थीटा एकदम सही आंसर था। दिक्कत ये फंस रही थी कि अगर थीटा नहीं गिवन होगा तो हम कैसे निकालेंगे, तो उसका जुगाड़ हमने निकाल लिया, वो हम ऐसे निकालेंगे। पक्का 100%? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। इसको सोन पापड़ी के डब्बे में पैक कर दूं क्या? इसको सोन पापड़ी के डब्बे में पैक कर दूं? अरे सर बिल्कुल कर दो यार, आप तो जो चाहे वो। अरे 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 यार ये कट गया यार, इसको नहीं काटना हमको। हाँ ये बेस्ट है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। चलो बहुत ही बढ़िया, इसको आप याद रखोगे, ये बहुत काम का है। चलिए अब वापस चलते हैं पुराने क्वेश्चन पर और इसकी बात करते हैं। जरा देखो, आप कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर आपको निकालना है अलोंग दिस वेक्टर, तो आप इसको बी वेक्टर मान लो। बी वेक्टर इज नथिंग बट आई कैप प्लस जे कैप। आपको कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर चाहिए, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर चाहिए, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर चाहिए अलोंग बी वेक्टर, अलोंग बी वेक्टर। तो आप कैसे लिखोगे इसको? आप लिखोगे ए वेक्टर डॉट बी कैप, ठीक है। ए वेक्टर कितना है? 2i कैप प्लस 3j कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। अब आप बी कैप कैसे निकालोगे? बी कैप कैसे निकालोगे? बी कैप इज नथिंग बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। चलिए बी वेक्टर कितना है? आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाय, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा भाई? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि √2। सही बोला? हाँ सर बिल्कुल सही बोला। तो यहां पर आप लिख दोगे आई कैप प्लस जे कैप डिवाइड बाय √2। बहुत ही शानदार। चलो 2 2 1 2, चलो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, डिवाइड बाय √2। ओके, कितना आ जाएगा? 5/√2। आंसर है क्या ये? 5/√2। आप समझे? हाँ सर समझ गए। तो इसलिए हमको वो कंसेप्ट पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि अगर आपके पास एंगल नहीं होगा तो फिर आप क्या करोगे, अगर आपके पास एंगल नहीं होगा तो फिर आप क्या करोगे, तो हम ये वाली प्रोसेस अपनाएंगे। कौन सा? ये वाला फॉर्मूला अपनाएंगे और आंसर निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए अब क्या होता है, ऐसे ही क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है कि आपने जो कंपोनेंट निकाला है इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो। क्या करो? आपने जो 5/√2 निकाला है ना, मतलब a बाय कॉस थीटा, a कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 5√2 ठीक। लेकिन ये तो आपने मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा। अगर वो आपसे पूछे कि इस a वेक्टर का जो कंपोनेंट आप निकाल रहे हो उसे भी वेक्टर फॉर्म में लिखो, उसे भी वेक्टर फॉर्म में लिखो, तो आप क्या करोगे? इसके दो तरीके। एक आसान तरीका यह है कि आप सीधे सीधे इसी क्या बोलते हैं वैल्यू को वेक्टर बना दो। वो आप कैसे बनाओगे? इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करके। फिर से रिपीट करता हूं, अगर समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं तो हम लेंथी प्रोसेस से समझेंगे। क्या बोला मैंने कि अब आपसे क्वेश्चन थोड़ा बदल के पूछा जाएगा। मान लो यह बोला गया कि इस ए वेक्टर का जो कंपोनेंट आप निकाल रहे हो अलोंग बी वेक्टर, जो कि एक मैग्नीट्यूड आ रहा है, हमको चाहिए कि आप उसे भी वेक्टर फॉर्म में लिखो। हमको मैग्नीट्यूड फॉर्म में आंसर नहीं चाहिए 5/√2, हमें इसको एक वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो अगर आपके पास इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया है जो कि 5/√2 है, तो आपको सिर्फ एक डायरेक्शन चाहिए इस वेक्टर की, और इस वेक्टर की डायरेक्शन किसके अलोंग है? बी वेक्टर के अलोंग। तो आप बी वेक्टर का एक यूनिट वेक्टर निकाल लो और इससे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। नहीं आई बात समझ में? नहीं है। जिनको आ गई होगी उनको आ गई होगी, जिनने वेक्टर अच्छे से पढ़ा होगा। जिनको नहीं आई होगी उनको मैं फिर से समझाता हूं थोड़ा लेंदी प्रोसेस से। अब हमारे पास वापस दो वेक्टर है, हमारे पास वापस दो वेक्टर आ गए। एक वेक्टर है ये और दूसरा वेक्टर है ये, दूसरा वेक्टर है ये। दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, है ना। मुझसे बोला कि सुनो इस बी वेक्टर का यहां पर अगर एंगल अगर आपको एंगल दे दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया तो फिर क्या करो? चलो थीटा हटा देता हूं मैं यहां से, ठीक है ना। मुझे बोला कि इस बी वेक्टर का कंपोनेंट निकालो वेक्टर फॉर्म में अलोंग ए वेक्टर, यानी कि आपको क्या फाइंड आउट करना है? वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। समझे?
समझे क्या बदल गया है? बदल गया है चीजें। देखो पहले हम क्या निकाल रहे थे, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। अब हम क्या निकाल रहे हैं, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ, अब हम निकाल रहे हैं वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। देखो अंग्रेजी में फर्क है, सेंटेंस में फर्क है। अब हमें वेक्टर चाहिए है भैया, वेक्टर कंपोनेंट चाहिए बी वेक्टर का। ठीक है सर, करेंगे, कोशिश करेंगे। क्या करना होगा, देखो मैं इतना जानता हूं कि अगर मुझे थीटा दिया होता, अगर मुझे थीटा दिया होता तो मैं सीधे सीधे लिख देता, क्या मैं लिख देता सीधे सीधे बी कॉस थीटा एक मैग्नीट्यूड है, या मैं इसको इस तरीके से अगर समझूं कि मुझे अगर यहाँ पर वेक्टर चाहिए तो मुझे एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए पड़ेगा और उसकी डायरेक्शन चाहिए पड़ेगी। ये बात आप समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। ठीक, तो मैग्नीट्यूड कितना है, अगर थीटा दिया होता तो बहुत आसानी हो जाती, हम इसको बोल देते कि भैया जो मैग्नीट्यूड होगा ना वेक्टर का वो बी कॉस थीटा होगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता, बी कॉस थीटा। और डायरेक्शन के लिए मैं क्या करता, अब आपके देखिए बी कॉस थीटा की डायरेक्शन अलोंग ए वेक्टर है, अलोंग ए वेक्टर है कि नहीं है? हाँ सर बिल्कुल है। तो मैं यहां पर क्या करता पता है आपको, मैं यहां पर ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लेता डायरेक्शन के लिए। समझे कि नहीं समझे? तो मैं इसको लिखता किस तरीके से, बी कॉस थीटा इंटू ए कैप। कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर? कोई परेशानी नहीं है। लेकिन एक बात समझना, क्या बी कॉस थीटा को हमने एक दूसरे तरीके से लिखना सीखा। देखो बी कॉस थीटा को हमने एक दूसरे तरीके से लिखना सीखा। ये देखिए बी कॉस थीटा को आप लिख सकते हो बी वेक्टर डॉट ए कैप, बी वेक्टर डॉट ए कैप। तो इसको, इसी चीज को हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, देखना, बी कॉस थीटा को मैं लिख रहा हूं बी वेक्टर डॉट ए कैप और फिर ए कैप। समझे कि नहीं समझे? तो अगर आपसे कोई बोले कि वेक्टर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर निकालो किसी अनदर वेक्टर के अलोंग, तो आप क्या करोगे, जिसका आपको वेक्टर कंपोनेंट निकालना है उसको लिखना है यहां पर डॉट ए कैप इंटू ए कैप, बस खत्म। देखिए जिनको लग रहा है कि वो यहां पर सही है, यहां तक बिल्कुल सही है, तो मैं बोलूंगा आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। दिक्कत कहां फंसती है, दिक्कत फंसती है जब आपके पास थीटा नहीं हो। मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जब दो वेक्टर के बीच में आपको एंगल नहीं दिया होगा तब आप इस तरीके से निकालोगे, बी वेक्टर डॉट ए कैप डॉट ए कैप। ठीक है ना? ओके, अगर आपसे बोल दे वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, तो ये फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर निकालना है तो बी कैप फिर बी कैप। खत्म बात, बस इतना ही आपको समझना था, इससे ज्यादा और भी कुछ समझने की जरूरत नहीं है। जिनको मैंने शॉर्टकट बताया अगर वो ये समझ गए होंगे तो बहुत आसानी उनको हो गई होगी। जैसे इसी क्वेश्चन को उठा लो, अब अगर आपसे पूछा जाए कि चलो वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बताओ अलोंग दिस वेक्टर, चलो इसको नए तरीके से करेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आ जाओ नए तरीके से करते हैं। फाइंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर जो कितना है 2i कैप प्लस जे कैप है। क्या है भाई क्वेश्चन, 2i कैप प्लस 3j कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप, है ना? तो फाइंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर दैट इज i कैप प्लस j कैप। क्वेश्चन बदल गया है, अब आपको वेक्टर कंपोनेंट पता करना है ए वेक्टर का अलोंग बी वेक्टर। ठीक है भाई, फॉर्मूला याद करो। फॉर्मूला क्या था, आपको ए वेक्टर का कंपोनेंट चाहिए बी के अलोंग, तो बी का कैप आएगा और उसके बाद फिर से एक बी का कैप आएगा। ठीक है, तो ए वेक्टर डॉट बी कैप आपको निकालना है। ए वेक्टर कितना है भाई 2i कैप प्लस 3j कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट आप कराओगे किससे, बी कैप से, और वो कितना है i कैप प्लस जे कैप डिवाइड बाय √2। यही था कि नहीं था? हाँ सर, लो करो, इनको मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2 प्लस 3 1 जा 3, 3 और 2 5 बाय √2। ये आ गया सीधे सीधे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहे हैं। तो यहाँ पर ये कितना आया 5 बाय √2, और इसके सामने एक और बचा हुआ है बी कैप, आपने यहाँ पर लगा दिया। ठीक, तो ये हो गया 5 बाय √2 इंटू बी कैप। ये चीज़ क्या है,
अगर आप ध्यान से देखो, गौर से देखो, तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, ये और कुछ नहीं, ये a cos थीटा है। ये क्या है, ये a cos थीटा है भैया, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, अगर समझ में आ गया और पकड़ लिया तो बस दिमाग के सारे धागे खुल गए होंगे, और नहीं पकड़ पाया तो फिर दिक्कत है। थोड़ा सा और पीछे जाओ, लेक्चर को दोबारा देखो तो समझ में आएगा, है ना? पक्का मैंने आपको ये समझाया था कि अगर ये b वेक्टर है, ध्यान से सुनना, और ये a वेक्टर है, और इनके बीच में अगर आपको थीटा दे दिया है, अगर दे दिया है और बोला कि भैया इस b वेक्टर का वेक्टर कंपोनेंट बताओ a वेक्टर के अलोंग, तो आप बोलोगे सर मैग्नीट्यूड होगा उसका b cos थीटा, है ना? और हम इस b cos थीटा को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हम इस b cos थीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे a वेक्टर के यूनिट वेक्टर से, ठीक है ना? आई मेरी बात समझ में? इस b cos थीटा को मैं लिख सकता हूं, याद करो, इस b cos थीटा को मैं लिख सकता हूं, कहां गया, इस b cos थीटा को मैं लिख सकता हूं b वेक्टर डॉट a कैप, b वेक्टर डॉट a कैप, है ना? और इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं, a कैप। तो यहां से हमें क्या मिलने लग गया, वेक्टर कंपोनेंट मिलने लग गया। समझे कि नहीं समझे? अब और जल्दी मैंने आपको बता दिया। चलो भाई, अब यहां पर वापस b कैप, वापस तो 5/√2 इंटू आई कैप प्लस जे कैप बाय √2। करो भाई डॉट प्रोडक्ट, इसका क्या आएगा, क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट आने लगेगा इसका 5i कैप प्लस 5j कैप डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है? पक्का 100%? हाँ सर 100%। तो देखो, इसी क्वेश्चन को हमने दूसरे तरीके से भी देख लिया कि अगर वो बोलता कि वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर बताओ अलोंग दिस वेक्टर, तो आपका आंसर क्या होता, तब आपका आंसर होता 5i कैप प्लस 5j कैप बाय √2। यह है कंपोनेंट, यह है वेक्टर कंपोनेंट, यह है कंपोनेंट और यह है वेक्टर कंपोनेंट। वाह सर, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने ये चीज हमको बता दी और हमारा डाउट क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन देता है डीपीवी में, आपको 2 क्वेश्चन बहुत बेहतरीन दूंगा इस चीज के, आपको बनने चाहिए। आई रिपीट, डीपीपी में मैं आपको यही वाले क्वेश्चन दूंगा, आपको बनने चाहिए। यहां मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया है, डीपीपी में आपको क्वेश्चन दूंगा, वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनना चाहिए, मजा आ जाएगा करके, अगर आपने इस कंसेप्ट को समझ लिया है तो। ठीक है भाई, चलिए, तो इसी के साथ हम करते हैं अपने लेक्चर को खत्म। यहां पर मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट पूरा का पूरा पढ़ा दिया है। अब आपको प्रैक्टिस करना है, डीपीपी डाउनलोड करनी है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से और उसे सॉल्व करना है। बन गया तो वेरी गुड, नहीं बनेगा तो अपने दोस्तों को शेयर करना है। उनसे बन गया तो वेरी गुड। अगर आप लोगों से कुछ क्वेश्चन डाउट में आते हैं तो आपको आना है वीडियो सोल्यूशन में और अपने डाउट क्या कर लेना है, क्लियर कर लेना है। अच्छा, आपको गूगल खोलना है, गूगल पर जाकर टाइप करना है magnetbrains.com, आपको ऐसी वेबसाइट दिखेगी, आपको इस वेबसाइट पर जाना है। देखिए, इतनी सारी चीज़ें आपको अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पर, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट और प्रॉपरली अरेंज्ड। मान लीजिए आप नीट के स्टूडेंट हैं, आप जैसे ही नीट पे क्लिक करोगे तो मेरे लेक्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। आप जैसे ही नीट पर क्लिक करोगे यहाँ पर मेरे लेक्चर्स पे, तो आपको एक के बाद एक जो मैंने पढ़ाया है सारे लेक्चर्स अलाइंड मिल जाएंगे। जैसे मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया, ट्रिग्नोमेट्री के बाद मैंने आपको डीपीपी दी, डीपीपी के बाद मैंने आपको डीपीपी का सोल्यूशन दिया, तो देखिए आपके सामने ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है ना? मन किया कि चलो लेक्चर खोल के देखते हैं, हमने जैसे ही लेक्चर पे क्लिक किया तो देखो मैं आपको पढ़ाता हुआ दिख जाऊंगा, ये मैं ही तो हूँ। देखो शक्ल मिला लो, मेरी है कि नहीं है? हाँ सर आपकी है। ठीक है, पक्का 100%? ओके ओके सर। आपको पता है हमारी आइडियोलॉजी है कि हम कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करते हैं, और फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए। कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। हमने आपको क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक पूरा फ्री एजुकेशन दिया, आपका भरोसा जीता, और अब हम आ गए हैं आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी करने। हमारा भरोसा मानिए कि आपको हम इतना स्ट्रांग बना देंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में कि आपको और कहीं जाने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। अच्छा, हम आपसे कोई कोड लगाने को नहीं बोलते, हम आपसे कोई पैसे चार्ज नहीं करते, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन तो मिले। मतलब हम थोड़े से लालची हैं प्यार को लेकर, सपोर्ट को लेकर। तो वो प्यार और सपोर्ट आप हमें कैसे दे सकते हैं? हमारे वीडियोस को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके। चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट, इसे सब्सक्राइब करके, और जितना ही ज़्यादा हो आप हमारे वीडियोस को शेयर करें अपने दोस्तों के ग्रुप में, अपने स्कूल के फैकल्टीज़ को बताइए कि ऐसा चैनल एग्जिस्ट करता है जो कम्प्लीटली फ्री तैयारी करा रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम नीट और JEE की। ठीक है ना? तो चलिए इसी मैसेज का करते हैं लेक्चर को खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।